देखिए हमारा यूएफआई बॉक्स है क्या? पहले इस चीज़ को जान लेते हैं और हमारे यूएफआई बॉक्स में होता क्या-क्या वो भी जान लेते हैं और यूएफआई बॉक्स का इस्तेमाल कब करना है, पहले वो सब जान लेते हैं। तो हमारा यूएफआई बॉक्स जो है, ये डेड बूट रिपेयर बॉक्स है। ये आपका कब काम आता है? जब दूसरे सारे डोंगल बॉक्स आपके मोबाइल का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, तब ये काम आता है। जब मोबाइल को हम लोग डेड बूट में भेज देते हैं, तब ये काम आता है। चाहे सैमसंग का हो, मोटोरोला का हो या अदर ब्रांड हो जो दूसरे-दूसरे मेथड से फ्लैश होते हैं जिसका कि बूट लोडर मोड और डाउनलोड मोड आना ज़रूरी है। जैसे नोकिया का फास्ट बूट मोड आना ज़रूरी है फ्लैश होने के लिए। उसी तरह से अगर उसका सारा मोड चला जाए, फास्ट बूट मोड चला जाए, डाउनलोड मोड चला जाए और सिर्फ़ ओनली वो पोर्ट बना रहा डिवाइस मैनेजर में, तब हम लोग यूएफआई का इस्तेमाल करते हैं। और यूएफआई का इस्तेमाल और कब करते हैं? तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यूएफआई का इस्तेमाल हम लोग कब-कब करते हैं। जब आपका मोबाइल ऑटो पोर्ट बनाने लगे, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक कनेक्टिविटी के बारे में सीखा था कि मीडियाटेक को हम लोग दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करते हैं या तो विदाउट वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करते हैं और वो क्या होता है कि अपना पोर्ट मेकिंग करके छोड़ देता है, अगर कोई उसको कमांड नहीं मिला। जैसे कि अगर उसको फ्लैश कमांड दे दिया जाए या अनलॉक कमांड दे दिया जाए यूनिटी से या मिरेकल से, उसके बाद हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो वो पोर्ट स्टेबल हो जाता है। मगर अगर मीडियाटेक का मोबाइल डायरेक्टली कनेक्ट करने के साथ ही उसका पोर्ट स्टेबल हो जाए परमानेंटली, दैट मीन्स वो ईएमएमसी इश्यू है। या तो फिर क्वालकॉम का मोबाइल बिना वॉल्यूम की या बिना ईडीएल के ये कनेक्ट कर रहे हैं और उसका पोर्ट डायरेक्टली स्टेबल हो जाए, तब हम लोग यूएफआई का इस्तेमाल करते हैं। तब वो ईएमएमसी इश्यू होता है, तब हम लोग यूएफआई का इस्तेमाल करते हैं। यूएफआई का इस्तेमाल हम लोग लास्ट ऑप्शन में करते हैं। बहुत मोबाइल ऐसा होता है जिसको हम लोग फ्लैश पे फ्लैश किए जा रहे हैं, लेटेस्ट फाइल से, सेम वर्जन फाइल से, ओल्ड फाइल से, मगर वो लोगों से हट ही नहीं रहा है। उस कंडीशन में हम लोग यूएफआई का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई मोबाइल फ्लैश के दरमियान यूएमटी में अल्टरनेट मेथड एरर आ रहा है, अल्टरनेट मेथड एरर आके बहुत सारा उसमें कोडिंग भाषा में ए लिख के चला आएगा, बी लिख के चला आएगा, इस टाइप का लिख के चला आ रहा है, तो वो आपका ईएमएमसी इशू है। एक मिनट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर ईमेल में आ गई। अगर आपके यूएमटी में इस तरह का एरर है, जैसा कि मैं इमेज में दिखा रहा हूँ, ये एरर आ जाए या तो फिर आपका यहाँ और कोई एरर है वैसा, इस टाइप का एरर आए, ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का एरर आए, तो आपका क्या प्रॉब्लम है? वो ईएमएमसी का इशू। जब भी हमारे पास ईएमएमसी का इशू आता है, तब हम लोग यूएफआई या EasyJet का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हम लोग यूएफआई या EasyJet का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोगों ने यहाँ यूएफआई बॉक्स का इमेज निकाल के रखा है। इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि यूएफआई बॉक्स के साथ क्या-क्या दिया हुआ, सारी चीज़ों का नाम मैं बताऊँगा कि आप लोग को। तो पहले आप लोगों का ये नोटिस करना होगा कि हमको यूएफआई बॉक्स का इस्तेमाल करना कब है। हम लोग हमेशा उसका इस्तेमाल हमेशा मोबाइल आया डायरेक्ट आईएसपी या ईएमएम से निकाल दिए, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोबाइल आया पहले हम लोग नॉर्मल उसको फ्लैश अनलॉक करके, अगर अनलॉकिंग है नॉर्मली अनलॉक हो रहा है, जैसे कि अभी मीडियाटेक का, रेडमी का और अपना ओप्पो का मोबाइल यूएमटी में सपोर्टेड हो गया है, तो हम लोग उसको अनलॉक करने के लिए यूएफआई का इस्तेमाल, आईएसपी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। क्वालकॉम का नहीं हुआ है तो उसको अनलॉक करने के लिए हम लोग यूएफआई का इस्तेमाल करेंगे। जिसका इसका सपोर्ट अगर कहीं छोटे डोंगल या टूल में मिल रहा है, तो हम लोग उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमारा हमेशा लास्ट ऑप्शन रहेगा, इसको हम लोग फर्स्ट ऑप्शन कभी नहीं बनाएंगे। तेरा यूएफआई का इस्तेमाल कब-कब करते हैं? जब हमारा पोर्ट वगैरह सारा कुछ चला गया, सॉरी पोर्ट बन रहा है, डायरेक्टली बन रहा है, फ्लैश नहीं हो पा रहा, जैसा कि मैंने अभी एक एरर दिखाया था यूएमटी में, उस तरह का फ्लैशिंग में या रीड इन्फो में उस तरह का अल्टरनेट मेथड एरर आ रहा है, ईएमएमसी इशू आ रहा है, तब हम लोग यूएफआई का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अब यूएफआई बॉक्स के साथ मिलता क्या-क्या है? जब हम लोग बॉक्स बाय करते हैं तो मिलता क्या-क्या?
रेट वगैरह जानने के लिए आप लोग 89 वाले नंबर पे 8935939022 पे मैसेज डाल दीजिएगा, वो रेट कॉस्ट वगैरह आप लोग सब कुछ बता देंगे। तो यहाँ EFI बॉक्स बाय करने के साथ हमको मिलता क्या क्या है वो हम लोग देख। EFI बॉक्स बाय करने के साथ हमको एक मेन इंटरफेस मिलता है, बॉक्स मिलता है मेन इंटरफेस। और इसके साथ क्या मिलता है, ये हमारा मेन इंटरफेस है जो हमको मिलता है। मेन इंटरफेस में हम लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं एक USB लगाने का जगह दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका ये अडेप्टर लगाने का जगह दिया हुआ है। पीछे में USB केबल लगाने का जगह दिया हुआ है, USB पोर्ट लगाने का जगह दिया हुआ है। यहाँ पे इसका अपना सिम है, और इसके साथ आपको 2 अडेप्टर मिलता है। मेरा आवाज आ रहा है? चैट में कोई लिख दीजिएगा एक बार। यस, चलिए ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखिए देख सकते हैं कि यहाँ हमको ये जो है eMMC अडेप्टर है। eMMC अडेप्टर में 6 तरह का eMMC, जिसका कि 6 टाइप का VG होता है, वो eMMC इसमें सपोर्टेड है। सबका VG अलग अलग होता है। VG किसको कहते हैं इस विषय में भी हम लोग बात करेंगे। उसके साथ मिलता है एक में 4, इसमें एक में 4 सपोर्ट करता है, एक में 2 सपोर्ट करता है। टोटल 6 टाइप का eMMC सपोर्ट करता है। 6 VGA का eMMC ही आता है, उससे ज्यादा VGA का eMMC आता नहीं है, और वो ये दोनों बॉक्स मिला के सपोर्ट करता है। इसके बाद ये है आपका EFI लाइट। ये EFI लाइट डायरेक्ट आपके पीसी के 3.0 पोर्ट में लगाने से, और इस अडेप्टर को इसमें लगा के, और इसको हम डायरेक्ट अगर पीसी के पोर्ट में लगाते हैं, तो हमारा हाई स्पीड रीड एंड राइट होता है। eMMC का रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड बढ़ जाता है। ये स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। ये 20 Mbps, 22 Mbps, 25 Mbps तक का स्पीड आपको देगा रीडिंग राइटिंग। फिर इसका नाम है आपका ISP अडेप्टर। ISP अडेप्टर में हम लोग जम्फरिंग करके, इस ISP अडेप्टर में हम लोग जम्फरिंग करके मोबाइल को कनेक्ट करते हैं। इसमें 6 तरह का पिन होता है, जिसमें कि VCC, VCCQ, ग्राउंड, डाटा जीरो, CLK, CMD। ये 6 तरह का जम्पर हमको मोबाइल में भी करना पड़ता है। यहाँ हमारा जब भी हम EFI जो हम सीख रहे हैं, यहाँ हमारा कनेक्टिविटी जो है पूरा पूरी चेंज रहेगा। कनेक्टिविटी में टोटल चेंजेस आएगा। इसमें हमारा काम या तो eMMC निकाल के होगा, रिवॉल्व करके होगा, अदरवाइज हमको ISP या जम्पर करके करना। हमारा यहाँ 2 तरीके का कनेक्टिविटी होता है। यहाँ वॉल्यूम की वगैरह कनेक्टिविटी खत्म है, यहाँ हमारा एडवांस कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा VGA के बारे में दिखाना चाहेंगे। देखिए VGA किसको कहते हैं? ये जो बॉल पॉइंट आप देख रहे हैं, ये सारे बॉल पॉइंट्स, इन सारे बॉल पॉइंट्स पर जो काउंटिंग होगा, काउंटिंग में जितने नंबर्स आएंगे, उसको हम लोग VGA पॉइंट करते हैं। इसका eMMC का VGA करते हैं। जैसे कि इसका VGA जो है 221 है। इसके अगर बॉल पॉइंट्स को हम लोग काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा 221 बॉल है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया VGA 221। जिसमें 153 बॉल रहेंगे उसका नाम 53, जिसमें 169 है उसका नाम 169, जिसमें 253 है उसमें 253। इस तरह से VGA का काउंट होता है। जितना नंबर रहेगा इस बॉल्स का, वो VGA का नंबर उतना ही रहेगा। अब VGA में भी IC पॉइंट होता है, इस विषय में हम लोग आगे बात करेंगे। तो IC पॉइंट होता क्या है, पहले उस विषय में बात कर लें, उसके बाद रिवॉल्विंग के बारे में बात करें। ISP हमारा क्या है, कनेक्टिविटी है। ठीक है, ISP हमारा कनेक्टिविटी है। कोई ISP में निकाल लो कुछ। ये कुछ पिन पॉइंट्स जो है मदरबोर्ड को दिए मिलते हैं हमें मदरबोर्ड में। ये सारे ISP जो है ये गूगल पे ही आपको मिलेंगे, या तो फिर आपको खुद से डायग्नोस करना होगा। खुद से डायग्नोस करने के लिए eMMC निकालना होगा, और eMMC का ये जो पिन पॉइंट है
इस पिन पॉइंट का ट्रैक को आपको डायग्नोस करना होगा, इस ईएमएमसी का पिन पॉइंट के ट्रैक को डायग्नोस करना होगा। एक सेकेंड, इस ईएमएमसी के पिन पॉइंट्स को डायग्नोस करना होगा। जैसे कि मान के चलिए ये आपका डेटा जीरो है, तो ये डेटा जीरो मदरबोर्ड पे कहाँ को गया है, उस जगह को हम लोग मल्टीमीटर से चेक करेंगे, जहाँ को जाएगा उस जगह को उस पॉइंट का नाम दे देंगे। ऐसे हम लोग भी बना सकते हैं, मगर इसके लिए बहुत मेहनत ही लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो जो भी है, हमें गूगल पे लगभग सभी का आईएसपी मिल जाता है, सभी का। अगर जिसका आईएसपी नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला, तो उसका क्या होता है कि ट्रैक जो है वो डायरेक्ट ईएमएमसी से निकल के सीपीयू के अंदर चला जाता है। उस कंडीशन में हमें ट्रैक नहीं मिलता, तो उसका आईएसपी गूगल पे अवेलेबल नहीं रहता। जिसका भी ट्रैक बाहर में जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है सीएमडी सेल पे, अगर ट्रैक मिल गया तो हमें वो गूगल पे जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग इसके पीछे रिसर्च करते रहते हैं, उसका ट्रैक फाइंडिंग के पीछे रिसर्च करते हैं। तो हम लोग, हमारा डिपेंडेंसी मैक्सिमम गूगल के ऊपर ही है इस आईएसपी ट्रैक के लिए। तो हमें इस तरह का पिन पॉइंट जो मिलता है, ये पिन पॉइंट हमारा जंपर कहाँ पे होता है, हमारा जंपरिंग होता है यहाँ, इस जगह को, ये आईएसपी के इस 6 पॉइंट में। और ये अडेप्टर लगेगा कहाँ, तो ये अडेप्टर लगेगा आपके इस जगह, इस सॉकेट में, इस सॉकेट में इस अडेप्टर को हम लोग लगाते हैं। ये हमारा आईएसपी का। और यूएफआई बॉक्स इस्तेमाल कब करते हैं ये हमने बता दिया। अब आईएसपी कैसे करेंगे वो भी हम लोग बात करेंगे, और भी डिफाइन में बात करेंगे अभी टूल ओपन करने के बाद। अब इसका इंस्टॉलेशन आता है कि हम लोग इसको इंस्टॉल कैसे करें। इसका इंस्टॉलेशन जैसा कि हमारा यूएमटी था, मिरेकल था, उसी तरह का इसका भी इंस्टॉलेशन। जैसे मैंने यूएमटी के बारे में आप लोगों को बताया, तो उसका हम लोग लेटेस्ट सेटअप सर्च करेंगे, उसी तरह से हम लोग यूएफआई का भी लेटेस्ट सेटअप गूगल सर्च करें। बहुत सारे वेबसाइट आपको मिले जहां से कि आप लेटेस्ट सेटअप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका डाउनलोड किया हुआ है, डायरेक्ट डाउनलोड इसका मिल जाएगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे ही आपको डायरेक्ट डाउनलोड मिल जाएगा। यहाँ आपका इसका लेटेस्ट सेटअप देखिए, यहाँ 1.5.0 2015 है, यहाँ 2008 है, यहाँ 1779 है। तो हम लोग लेटेस्ट को ही डाउनलोड करेंगे। तो लेटेस्ट जो है हमारा यहाँ से डाउनलोड होकर मिल जाएगा, 283-84 MB का सेटअप है। इसको हम लोग डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आता है बारी इंस्टॉलेशन। तो हम लोग थोड़ा सा इंस्टॉलेशन की ओर चलते हैं। कनेक्टिविटी के बाद थोड़ा सा और डिफाइन करके आप लोगों को बताएं। ये सेटअप आपका जो है यूएफआई का सेटअप 2015 यहाँ डाउनलोडेड है। इस सेटअप को हमारा इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर आपके पास बॉक्स है तो बॉक्स पे क्लिक कीजिए, अगर आपके पास डोंगल है तो डोंगल क्लिक कीजिए। तो यहाँ बॉक्स और डोंगल के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिफाइन कर देते हैं। बॉक्स अगर हम बाय करते हैं तो हमको मिलेगा क्या, ये सारा सेटअप, ठीक है, ये डेडवुड रिपेयर सेटअप। और डोंगल बाय करेंगे तो क्या मिलेगा, ओनली सिर्फ डोंगल मिलेगा, कुछ इस तरह का डोंगल मिलेगा। उसका कॉस्ट बहुत लो है, और कुछ इस तरह का आपको डोंगल मिलेगा यूएफआई। ये एक यूएफआई का डोंगल मिलेगा। डोंगल में आप लोग डेडवुड रिपेयर का काम नहीं कर सकते। डोंगल में सिर्फ आप लोग फ्लैश और अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आप लोग यूएमटी का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आप यूएफआई डोंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप डेडवुड रिपेयर का काम नहीं कर सकते। इसके बारे में भी आप लोग बताएं। तो यहाँ हमारा सेटअप था, तो हमारे पास यूएफआई बॉक्स है, तो हमने बॉक्स पे क्लिक किया। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, बॉक्स का ड्राइवर को इंस्टॉल करेगा। ये बॉक्स का ड्राइवर है, ध्यान रखिएगा, ये बॉक्स ड्राइवर है। अब हम यहाँ यूएफआई बॉक्स को कनेक्ट कर देंगे। ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद हम लोग यूएफआई बॉक्स को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करके हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपके पास बॉक्स है
तो ये बॉक्स को हाईलाइट कर देगा। मैंने बॉक्स को कनेक्ट किया, ये हाईलाइट हो गया, अदरवाइज ये हाईलाइट नहीं होता। ठीक है, बॉक्स जब तक कनेक्ट नहीं होता ये हाईलाइट नहीं होता। डोंगल रहेगा तो आपका डोंगल हाईलाइट हो जाएगा, बॉक्स रहेगा तो आपका बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रेस करेंगे, और नेक्स्ट प्रेस करने के बाद सारे ड्राइवर्स को फर्स्ट टाइम टिक आउट कर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप पहला जो टैब है यहाँ बना हुआ, ये बॉक्स ड्राइवर है, ये डोंगल ड्राइवर है। इसको हम लोग टिक आउट अगर नहीं भी करते हैं तो चलता है, क्योंकि हमारा ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये अब आपका मोबाइल ड्राइवर है, जो कि मैंने यूएमटी के समय, मिरेकल के समय ऑलरेडी इंस्टॉलेशन के लिए बोला था, तो वो हम लोग बाहर से इंस्टॉल किए। यहाँ पे क्या है, यहाँ सारा कुछ आपका इनबिल्ट दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम ड्राइवर है, मीडियाटेक ड्राइवर है, क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर, एडीबी फास्टफूड ड्राइवर है, इंटेल आइसोक ड्राइवर है, और एंड्रॉइड ड्राइवर। तो फर्स्ट इंस्टॉलेशन के समय आप एक बार इसको कर सकते हैं, बार बार नहीं करने का जरूरत है। एक बार इंस्टॉल हो गया ड्राइवर तो कोई जरूरत नहीं है, री इंस्टॉलेशन में कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ हमारा ड्राइवर को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, तो हमारा ड्राइवर और सेटअप सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ हमारा ड्राइवर और सेटअप सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा और हमारा बॉक्स रेडी टू वर्क हो जाएगा। और इसमें एक फीचर और भी है, इंस्टॉलेशन के बाद हमें जैसे मिरेकल का अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ता है, या यूएमटी का हमें बार बार इंस्टॉल करना पड़ता है, तो आपने जब यूएफआई को इंस्टॉल कर लिया है तो वो बार बार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ये जब भी अपडेट आएगा ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आपको बार बार इंस्टॉलेशन का डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट इंस्टॉलेशन के बाद आपका ये ऑटोमेटिक अपडेट आने लगेगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है यहाँ, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें मेरा, मैंने अभी 2015 आपको दिखाया था, यहाँ पे सेटअप में देखिए 2015 है, वर्जन 1.5.0.2015। यहाँ देखिए मेरा वर्जन अपडेट पे क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 1.5.0 ये 2016 हो, जो कि गूगल पे अवेलेबल भी नहीं है सेटअप अभी, मगर ये भी अपना ऑटोमेटिक अपडेट होते रहता है। तो ये ऑटो अपडेटर है, इसमें ऑटोमेटिक आपका अपडेट आएगा, आपको इसको अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा यूएफआई बॉक्स का सेटअप था। हम जब यूएफआई बॉक्स के सेटअप को इंस्टॉल करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें तीन चीज मिलता है, ईएमएमसी टूल बॉक्स, यूएफआई चिप प्रोग्राम, एंड्रॉइड टूल बॉक्स। ये तीन चीज हमें, हमारे मोबाइल से रिलेटेड यहाँ पे सिर्फ दो सेटअप, जिससे कि हमारा मोबाइल का ये काम जो भी होगा होगा। ये है ईएमएमसी टूल बॉक्स और ये है एंड्रॉइड टूल बॉक्स। ये दो हमारे मोबाइल फील्ड से रिलेटेड है, और ये जो है आपका टीवी वगैरह प्रोग्रामिंग के लिए काम करता है। मगर हमको इसके लिए भी हार्डवेयर चाहिए होगा, जो हार्डवेयर हमें बॉक्स के साथ नहीं मिलता। टीवी का हार्डवेयर इसका यूएफआई का अवेलेबल नहीं है, तो वो सेटअप हमारे लिए यूजलेस है। टीवी या अदर कुछ चिप प्रोग्राम भी, इसमें बहुत सारे चिप्स ऐसे दिए हुए जिसका प्रोग्राम यहाँ से होगा, मगर ये मोबाइल का नहीं। मोबाइल के लिए सिर्फ ईएमएमसी टूल बॉक्स और एंड्रॉइड टूल बॉक्स दो है। ईएमएमसी टूल बॉक्स में कैसे काम होगा, तो ईएमएमसी टूल बॉक्स में जैसा कि मैंने बताया आपको, इसमें सिर्फ ओनली आईएसपी या तो ईएमएमसी निकाल के काम होगा। अब कभी भी हमें अगर कनेक्शन करना है, हमें कोई मॉडल का आईएसपी चाहिए, तो कनेक्टिविटी चाहिए, तो हम पहले आईएसपी सर्च कर लेंगे गूगल पे। अगर उसका आईएसपी अवेलेबल है तो हम आईएसपी करेंगे, अगर आईएसपी अवेलेबल नहीं है तो फिर हमको ईएमएमसी को निकाल के रिवॉल्व करना होगा। विदाउट रिवॉल्व किए हमारा यूएफआई बॉक्स ईएमएमसी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका डिजाइन ही ऐसा बना हुआ कि जब तक रिवॉल्व नहीं कीजिएगा ये ईएमएमसी आपके ईएमएमसी सॉकेट में फिट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ये फिट नहीं होगा जब तक रिवॉल्व नहीं कीजिएगा। और हमारे ईजीजी टैग में जो है विदाउट रिवॉल्व के वो फिट होता है। ये डिफरेंस है हमारे ईजीजी टैग और यूएफआई बॉक्स। यूएफआई में हमको ईएमएमसी रिवॉल्व करना ही पड़ेगा, और ईजीजी टैग में हमको करने का जरूरत ईएमएमसी को रिवॉल्व नहीं है। तो हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा दो सेटअप है जो भी हमारा काम आएगा, एक ईएमएमसी सेटअप और एक एंड्रॉइड टूल बॉक्स सेटअप। तो जब हम लोग आईएसपी या ईएमएमसी निकाल के काम करेंगे तो हमारा ये सेटअप वर्क करता है, इसमें यूएसबी से कोई वर्क नहीं करेगा। और जब हम लोग यूएसबी से वर्क करना चाहेंगे तो हम लोग एंड्रॉइड टूल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रॉइड टूल बॉक्स का हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं,
तो जैसे हम लोग मिरेकल का इस्तेमाल करते हैं, यूएमटी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम लोग इसके एंड्रॉयड टूल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारा इंस्टॉलेशन के बाद हमें सिर्फ 2 सेटअप मिलता है, हमने इंस्टॉल किया, हमें 2 सेटअप। अब हम लोग ईएमएमसी टूलबॉक्स के सेटअप को ओपन करते हैं। आप लोग कोई भी सवाल हो आप लोग लिख के रखिएगा, कभी भी मौका मिले तो आप लोग पूछ लीजिएगा, सपोर्ट क्लास हो या मेरे पास ही हो, मौका मिले तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि अब सेटअप को ओपन किया, ईएमएमसी टूलबॉक्स के सेटअप को ओपन किया। सेटअप को ओपन करने के बाद हम जब आईएसपी या ईएमएमसी किसी भी कनेक्टिविटी को अगर हम प्रीफर करते हैं, दोनों में से कोई भी एक कनेक्टिविटी अगर हमको करना है, ईएमएमसी निकाल के रिवॉल्व करना है या आईएसपी करना है, तो यहाँ पे हमको उस ऑप्शन को चेकआउट करना होगा। जैसे कि हम लोग अगर आईएसपी करते हैं तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से आईएसपी को चेकआउट करें, जम्पर करके अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग आईएसपी को चेकआउट करेंगे। अगर हम लोग डायरेक्ट ईएमएमसी को निकाल के रिवॉल्व करके अडेप्टर में लगा के काम कर रहे हैं तो हम लोग इसको अनटिक कर लेंगे। तो यहाँ हमारा चेकआउट है ये ऑप्शन, क्योंकि हम लोग आईएसपी से काम कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा चेकआउट है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैंने चेकआउट किया था तो यहाँ 6 वायर आपको मिला, 6 वायरिंग का, जिसका नाम मैंने पहले बताया था। ये अडेप्टर वही है जो मैंने आपको इमेज में दिखाया, ये वो अडेप्टर है, यही वो अडेप्टर है जिसको मैंने आपको इमेज में दिखाया। अब इस अडेप्टर में 6 तरह का कनेक्टिविटी है। इन सारे कनेक्टिविटी का काम क्या है, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे ईएमएमसी को प्रोग्राम होने के लिए 2 तरह का वोल्टेज चाहिए होता है, एक वीसीसी क्यू और एक वीसीसी। इस वोल्टेज को जो है यूनिवर्सली एक नाम भी और भी दिया गया है, जिसका नाम है 2.8 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। ये 2 वोल्ट पे ही हमारा ईएमएमसी प्रोग्राम होता है, चाहे आप यूएसबी से करो या आप डायरेक्ट करो। तो ये वोल्ट बनता कैसे है, तो ये वोल्ट अगर आप यूएसबी से काम कर रहे हो तो सीपीयू इस वोल्ट को बनाता है। सीपीयू एज पर रिक्वायरमेंट ईएमएमसी के इस वोल्ट को क्रिएट करके सीपीयू ईएमएमसी को ट्रांसफर करता है एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट। जब हम यूएसबी से काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा बात। मगर जब हम लोग डायरेक्ट इसका आईएसपी कम बना दे रहे हैं, आईएसपी से जम्फर मार देंगे मदरबोर्ड को, इस मदरबोर्ड को जब हम जम्फर मार देंगे आईएसपी का, इस वाले वीसीसी और वीसीसी क्यू से जम्फर मार देंगे, तो ये वोल्टेज कौन बना के देगा, तो ये वोल्टेज हमारा बॉक्स बना के देगा, ये अडेप्टर, ये सॉकेट बना के देगा इस वोल्टेज को। इस वोल्टेज को 2.8 वोल्ट और 1.8 वोल्ट कहते हैं, मगर ये काम 3.3 वोल्ट तक का करता है, ठीक है। तो हम लोग इसका कुछ देखते हैं और कुछ इमेजेस अगर हमारे पास हैं, अगर उस तरह से हमको इमेजेस मिले वीसीसी की और वीसीसी की जगह अगर हमको 2.8 वोल्ट और 1.8 वोल्ट मिले तो हम लोग कैसे उसको डायग्नोस करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं दूसरे इमेज से दिखाना चाहूँ, इसमें नहीं है, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। इसमें भी नहीं है, नहीं है, 27। एक सेकंड में देख ले रहा हूँ, तुरंत देख करके। मैं चेक कर रहा हूँ इमेज। चलिए एनीवे यहाँ इमेज शो नहीं कर रहा, तो है नहीं भी। अगर आप लोग जैसे गूगल पे कोई आईएसपी सर्च करते हैं, आईएसपी सर्च करने के बाद अगर आपको देखिए यहाँ फ्रंट में दिखिए ये, अगर हम लोग आईएसपी सर्च करते हैं और आईएसपी सर्च करने के बाद आपको वीसीसी की जगह 2.8 वोल्ट लिखा मिला जाए, लिखा रहे,
तो आपको क्या करना है, उसको सोच, वो आपका VCC पॉइंट में हुआ, मान लीजिए यहाँ VCC नहीं लिखा हुआ, इस इमेज में हम मानते हैं कि VCC नहीं लिखा हुआ, इस इमेज में VCC नहीं लिखा हुआ, 2.8 वोल्ट लिखा हुआ, तो 2.8 वोल्ट लिखा हुआ तो ये VCC पॉइंट हुआ। अगर VCC क्यू की जगह 1.8 वोल्ट लिखा हुआ तो ये VCC क्यू का हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि VCC और VCC क्यू आपको लिखा मिले गूगल पे या पिनआउट्स पे, तो हम लोग इसको 1.8 वोल्ट अगर लिखा हुआ मिलेगा तो हम उसका VCC क्यू मानेंगे, और 2.8 वोल्ट मिला तो वो हमारा VCC पॉइंट होगा। ये दो तरह का वोल्टेज हमको एमएमसी को चाहिए होता है प्रोग्रामिंग होने के लिए। अब जब हम लोग डायरेक्ट आईएसपी करके डायरेक्ट एमएमसी निकाल के भी काम करते हैं तो हमारा अडेप्टर जो है उसको वो वोल्ट सप्लाई करता है, जो हमारा अडेप्टर था, ये अडेप्टर जो है ये वो वोल्ट को सप्लाई करेगा, किसके थ्रू, तो इसके थ्रू। इस तरह से हमारा कनेक्टिविटी होता है मोबाइल में। अब कनेक्टिविटी में दो बात तो मैंने बता दिया है, 2 वोल्ट जरूरी है, ग्राउंड का जरूरत पड़ता ही पड़ता है, वो आप लोग जानते हैं, बिना ग्राउंड के आप डाटा केबल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ्लैशिंग पॉसिबल नहीं है बिना ग्राउंड के, बिना माइनस पॉइंट के किसी तरह का फ्लैशिंग या अनलॉकिंग पॉसिबल नहीं है, चाहे डेड वुड रिपेयर हो वो भी पॉसिबल। तो ग्राउंड हमारे मोबाइल का मदरबोर्ड पर अप्रोक्सीमेटली 80% जो एरिया है वो ग्राउंड ही होता है, तो सारा जगह जो दिया हुआ है जहाँ फैन वगैरह लगे होते हैं वो सारा कुछ ग्राउंड ही है, ये एरिया भी ग्राउंड ही है, 80% एरिया हमारा मोबाइल का अप्रोक्सीमेटली ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड में हम जंपर कर देंगे, एक जंपर ग्राउंड को चला गया, और यहाँ CLK CMD डाटा जीरो, CMD और डाटा जीरो जो है डेटा का ट्रांसफर में काम आता है, ये डेटा को ट्रांसफर करता है, एमएमसी को डेटा का लेन देन RxTX बोल सकते हैं इसको, या लेन देन ही बोल सकते हैं, ये डेटा ट्रैवलिंग ये दोनों पॉइंट करता है। और ये क्लॉक जो है ये डेटा के स्पीड को, जिस स्पीड में राइटिंग होगा ये स्पीड को ये निर्धारित करता है कि किस स्पीड का आपका एमएमसी है, किस स्पीड तक मैक्सिमम स्पीड में हो जाएगा, ये निर्धारण निर्धारण जो है क्लॉक रेट करता है। तो हमारा यहाँ जो जंपरिंग का है, अब हम थोड़ा सा इसको और डिफाइन कर देते हैं। हम अगर चाहें तो सिर्फ 3 जंपर मारेंगे, डाटा जीरो, CMD और CLK, यहाँ हमारा जो पिन आउट दिया हुआ है यहाँ हम ओनली 3 ही जंपर मारेंगे, CLK CMD और डेटा जीरो। ग्राउंड हम कहीं से भी ले लेंगे, मोटे वायर से कहीं से भी ग्राउंड ले लेंगे किसी भी जगह से, ठीक है। अब रह गया ये दोनों, इस दोनों के लिए हम लोग USB केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कहाँ से, तो यहाँ से हम लोग USB केबल का इस्तेमाल यहाँ से करेंगे, क्योंकि इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन लगा हुआ होता है, ये आपके एमएमसी को ओवर वोल्टेज नहीं देगा। या तो फिर लास्ट ऑप्शन कंप्यूटर के USB पोर्ट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर चार्जर का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। चार्जर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, जब भी आपको कनेक्शन देना होगा प्रायोरिटी में ये आपको दे दिया USB पोस्ट, यहाँ आप डेटा केबल को ले डाल दीजिएगा। अगर ये किसी कारणवश खराब हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका USB पोर्ट जो है कंप्यूटर का USB पोर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर का USB पोर्ट से, हम चार्जर का इस्तेमाल जो है नहीं करेंगे। ये इस तरह हमारा कनेक्टिविटी होगा। तो हमारा पास कितना जंपर रह गया, 3 ही जंपर रह गया, डेटा जीरो मारेंगे, CMD मारेंगे, CLK मारेंगे, ग्राउंड कहीं मार देंगे, और VCC और VCC क्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डेटा केबल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ इस तरह से हमारा ISP कनेक्टिविटी होगा। और जब हमारा एमएमसी कनेक्टिविटी होगा तो डायरेक्ट हम एमएमसी को रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करके इस अडेप्टर में लगा देंगे, इस अडेप्टर में लगा देंगे और इस अडेप्टर को यहाँ फिट कर देंगे, तब हमारा ये डायरेक्ट एमएमसी फ्लैश होगा। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि ये डायरेक्टली, अब ओप्पो, वीवो, रियलमी ये सब अनलॉक कैसे करता है, तो हमारा जो ऑथ प्रोग्राम होता है, ऑथ प्रोग्राम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जो ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है, चाहे वो टूल का यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए हो या किसी चीज का अगर पासवर्ड चाहिए हो या ऑथ फाइल चाहिए, तो ऑथेंटिकेशन हमारे सीपीयू में होता है, एमएमसी में ऑथेंटिकेशन नहीं होता, एमएमसी में ओनली प्रोग्राम रहता है। तो ये डायरेक्टली जाके एमएमसी को अनलॉक कर देता है, उसको ऑथेंटिकेशन का जरूरत नहीं, क्योंकि वो सीपीयू को फॉरगेट कर देता है। तो जब भी हमारा डेड वुड रिपेयर का काम होता है तो वो सीपीयू को फॉरगेट करके डायरेक्ट एमएमसी को प्रोग्राम करता है। यहाँ हम लोग सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोग हार्ड डिस्क को बाहर निकाल करके उसमें ओएस चढ़ा रहे हैं, सिंपली ऐसा समझ सकते हैं। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में लगा रहता है तो हम लोग पेन ड्राइव या सीडी से उसको फॉर्मेट करते हैं, उसमें ओएस चढ़ाते हैं, मगर यहाँ हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं,
तो हार्ड डिस्क को बाहर करके, जो मोबाइल का हार्ड डिस्क है, जो मोबाइल का स्टोरेज है, उस स्टोरेज को हम लोग बाहर निकाल के, या डायरेक्ट जो हम लोग आईएसपी भी कर रहे हैं, ये जो आईएसपी भी हो रहा है, ये डायरेक्ट किसको जा रहा है, ईएमएमसी को जा रहा है। ये सीपीयू को लीव कर देता है, ये फॉरगेट कर लेता है सीपीयू। सीपीयू से इसका कोई टचअप नहीं रहता। ये भी और ईएमएमसी दोनों कंडीशन में आपका प्रोग्राम ईएमएमसी ही होगा। मगर इन दोनों में क्या डिफरेंस है आईएसपी और ईएमएमसी रिवॉल्व करके? तो डिफरेंस स्पीड का मिलेगा, बाकी प्रोग्राम में और कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, लॉग रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, किसी तरह से कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। जो उसका स्टोरेज है वही बताएगा, जो उसका प्रोग्राम है वही बताएगा, जो उसका प्रोग्राम होना है वही करेगा वो। चाहे आप ईएमएमसी बाहर कीजिए, चाहे आप आईएसपी लगा के कीजिए, किसी भी कंडीशन में आपका प्रोग्रामिंग सेम रहेगा। प्रोग्रामिंग में किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ यही चेंजेस होगा यहाँ पे कि आपको यहाँ टिक आउट मार देना है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर ले कि आपने आईएसपी किया है या ईएमएमसी नहीं किया। ये हमारा कनेक्टिविटी का कंडीशन है। इस तरह से हम लोग यूएफआई में कनेक्टिविटी करते हैं। तो कनेक्टिविटी रिगार्डिंग अगर किन्हीं का कोई सवाल होगा तो हम रैंडमली एक दो आदमी का सवाल ले लेते हैं। सलीम जी आप बताइए, ओनली कनेक्टिविटी रिगार्डिंग आप सवाल कर सकते हैं। सलीम जी अनम्यूट हो जाइए। हाँ ओके सर। सर मुझे एक डाउट है, वो कैसे कैसे ईएमसी के फॉल्ट क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो ये फोन ईएमसी का प्रॉब्लम है, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? हाँ अच्छा ठीक, तो उसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। हाँ वो शुरुआत यूएमटी में वो ये सिंबल बता रहा है। अल्टरनेट एरर मेथड आए तो हमारा आईएसपी प्रॉब्लम है, सॉरी ईएमएमसी प्रॉब्लम है। और अगर म्यूट कर दिया आपको कमिंग आ रहा है, तो अगर हमारा, देखिए वापस से हम बता दे रहे हैं, अगर हमारा, फिर हम दोहरा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हमने यूएमटी और मिरेकल जब किया था क्लास, तो यूएमटी और मिरेकल क्लास में हम लोगों ने देखा था एक चीज कि हमारा कनेक्टिविटी प्रॉपर हुआ होता है तभी जाकर मोबाइल कनेक्ट होता है और वो अनलॉक या फ्लैश होता है। ठीक है, हम लोगों ने इस चीज को यूएमटी में मिरेकल में देखा है। अब अगर आपने मोबाइल को यहाँ कनेक्ट किया, पोर्ट बनाने के साथ साथ वो स्टेबल हो गया, आप लोग ये भी जान गए हैं कि यूएमटी का, सॉरी एमटीके का पोर्ट स्टेबल नहीं होता है, स्पेक्ट्रम का पोर्ट स्टेबल नहीं होता है। तो वो पोर्ट अगर आपने कनेक्ट करने के साथ बिना वॉल्यूम की प्रेस किए ही कनेक्ट किया और मोबाइल का पोर्ट बन गया, दैट मीन्स वो ईएमएमसी इशू है। क्वालकॉम का आपने डाटा केबल लगाया, डायरेक्ट पोर्ट बन गया, बिना आईडीएल दबाए, बिना आईडीएल पॉइंट टेस्ट पॉइंट शॉर्ट किए पोर्ट बन गया, तो आपका ईएमएमसी का इशू है। अगर आप मोबाइल को लेटेस्ट फाइल से फ्लैश पर फ्लैश किए जा रहे हैं, पूरा फ्लैश कर रहे हैं, बार बार फ्लैश कर रहे हैं, सेट ऑन नहीं हो रहा है, सबसे लेटेस्ट फाइल, उसी फाइल से दूसरा मोबाइल ऑन हो रहा है मगर एक मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो ईएमएमसी इशू है। ठीक है, उस कंडीशन में मोबाइल का ईएमएमसी हेल्थ रिपोर्ट खराब हो जाता है, उस समय उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। अगर आपके मोबाइल का डेड बूट हो जाए, सैमसंग डेड बूट में चला गया, डाउनलोड मोड नहीं आ रहा, तो वो सिर्फ पोर्ट बना रहा है, वो क्या स्पेक्ट्रम या कॉलकॉम कुछ पोर्ट बना दे रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या है, हम उसका डेड बूट रिपेयर करेंगे। सैमसंग में 100% अगर डाउनलोड मोड नहीं आ रहा तो हमको उसका डेड बूट रिपेयर करना होगा, तो बिना डाउनलोड मोड किए वो फ्लैश ही नहीं होगा, सॉफ्टवेयर चढ़ेगा ही नहीं, ऑन ही नहीं होगा। उसी तरह हमारा मोटरोला का अगर बूट लोडर मोड चला गया, बूट लोडर मोड नहीं आ रहा है, तो वो डेड बूट में चला गया, उसमें एमएमसी को प्रोग्राम करना होगा, या आईएसपी से कीजिए या एमएमसी निकाल के कीजिए। उसी तरह से अगर आपका नोकिया का मोबाइल अगर डेड बूट में चला गया, फास्ट बूट मोड नहीं बन रहा है, नोकिया का मोबाइल फास्ट बूट में वॉल्यूम डाउन प्रेस करके फ्लैश होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। अगर वो नहीं बन रहा है वो पोर्ट, तो डेड बूट में चला गया, तब हम लोग एमएमसी प्रोग्राम करते हैं। मोबाइल अब इतना जो है, इतना सारा सिम्टम है, ठीक है, और भी आप लोग काम करते करते और भी अगर कुछ सिम्टम होगा तो वो आप लोग जान जाइएगा, मगर ये मेन सिम्टम है जिससे कि हम लोग डायग्नोस करते हैं कि हमारा मोबाइल किस प्रॉब्लम में है। जैसे कि हमने यूएमटी में बताया अल्टरनेट मेथड एरर आ रहा है, वहां पे आपका एमएमसी इशू है। योगेंद्र सिंह जी अनम्यूट हो जाइए 1 मिनट। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये यूएफआई बॉक्स में जो एक एडिशनल पावर देते हैं वो किस चीज के लिए यूज होता है? कौन सा एडिशनल पावर? जैसे मैंने यूएसबी केबल लगाने के लिए बोला था वो वाला, हाँ यूएसबी केबल यहाँ लगाने बोला था हाँ, वो? ये नहीं नहीं वो नहीं, ये 9 वोल्ट वाला जो लिखा है ना ये। नहीं, कोई जरूरत नहीं लगाने का, इसको नहीं कोई मतलब जरूरत उसका नहीं। पर्पस क्या है वो जानना था सर इसका खाली। पर्पज पहले था, इसका पर्पज जो है एक्स्ट्रा पावर सप्लाई, अगर एमएमसी को चाहिए होगा तो ये क्या हाँ करेगा, हाँ, वो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई यहाँ से इन यूएसबी लगा के हम लोग और भी दे सकते हैं अपने यूएफआई बॉक्स को, मगर ओके। अब और इसका जरूरत नहीं है, अब ये मॉडिफाई होकर बहुत एडवांस हो गई। ठीक है, और ठीक है। ये जो होस्ट वाला जो आप बता रहे थे यूएसबी, हम्म यूएसबी होस्ट, हाँ उसका पर्पस क्या है सर?
इसका पर्पस तो मैंने बताया आपको कि डाटा केबल हम लोग यहाँ से लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब हम लोग VCC और VCC क्यू का जम्पर नहीं करते हैं। ये जम्पर जब हम नहीं करेंगे तो हम हाँ। USB केबल का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये जम्पर हमने कर दिया है तो USB का जरूरत नहीं। ओके, मतलब ये जंपर नहीं किया है तो हम वहां से यूएसबी लगा के यूज करेंगे, मतलब वो पीसी से ही देना है ना वो यूएसबी केबल? पीसी से नहीं, यहाँ से तो बताया मैंने ना। यहाँ से USB केबल लेंगे और मोबाइल में देखिए, मोबाइल में हमने ISP किया, अभी ध्यान दीजिए हम ISP कर रहे हैं। हाँ ISP कर रहे हैं तो मोबाइल को हम जम्पर कर रहे हैं, मोबाइल के हाँ मदरबोर्ड को जम्पर कर रहे हैं। मदरबोर्ड को हाँ जम्पर करने में मैंने बताया इस 3 तार को हम लोग जम्पर मार देंगे, ग्राउंड हाँ, मार देंगे। ग्राउंड अब मार VCC देंगे। और VCC क्यू के लिए हम क्या करेंगे, डाटा केबल को मोबाइल में कनेक्ट कर देंगे चार्जिंग पोर्ट पर। ओके, मतलब मोबाइल उससे कनेक्ट करना है होस्ट वाले से। हाँ समझ हाँ में आ हाँ। गया, समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू। हिसामुद्दीन जी, सर आपका हमिंग आवाज नहीं आ रहा है, आपका नेट चेक कीजिए। U5 बॉक्स। अपना नेट चेक कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो हाँ बोलिए। सर, आवाज आवाज हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ एमएमसी में जो है, एमएमसी निकालने से कैसे क्या दिक्कत आएगी जो एमएमसी निकाले और वो आईपीएस पिन आउट मारे? 2 बार बता दिए। वो बात नहीं कह रहे सर, मेरा कहने का मतलब है कि सर बेहतर क्या होगा, पिन आउट जंपर मार के या एमएमसी निकाल के? अब ये डिपेंड करता है आपके स्किल पर, आपको कौन सा सूटेबल है। बहुत टेक्नीशियन ऐसे हैं जो रिवॉल्व कर देते हैं 5 मिनट, और बहुत जी टेक्नीशियन ऐसे हैं जिसको रिवॉल्व करने में 5 घंटा लगता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप रिवॉल्व कीजिएगा कि ISP। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है, आप परफेक्ट जंप सोल्डरिंग में आप किसी का हाथ परफेक्ट है, किसी का EMMC रिवॉल्व में हाथ परफेक्ट है, तो अब जिनको जो सुविधा लगे वो उस तरीके को आजमा सकते हाँ सर, इस दोनों हैं। का फर्क है ना? कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम काम, कोई फर्क नहीं। ओके। धर्मवीर जी, हेलो। यस सर, मेरा आपसे यही सवाल था, जो A3s आता है फोन, वो अभी आगे 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 सवाल हाँ, आगे। उसको हम ISP के थ्रू कर सकते हैं। वो तो मैंने किया भी है, ISP पिन आउट लगा के। तो सर इसमें फ्लैश भी हो जाता है डायरेक्टली बिना सब कुछ खोले? होगा, सब कुछ होगा। हम आगे से क्लास खत्म होते होते सारा कुछ देखिए, हर तरह से यहाँ काम होता है। USB से भी काम होता है, ISP से भी काम होता है। हम अभी ISP का मेथड बता रहे हैं, क्लास जैसे खत्म होगा आपका सवाल का जवाब क्लियर। तो दोस्तों अब हम जो है क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट सदीकुल इस्लाम अपना सवाल पूछ लीजिएगा। लास्ट सदीकुल इस्लाम। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, बोलना चाहता हूँ कि सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो सर वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। ओके ओके, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अभी तक कि हमारा मोबाइल का कनेक्टिविटी कैसे हम लोग करें और कहाँ से क्या करें। अब यहाँ पे हमारा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम सॉल्व। अगर कनेक्टिविटी रिगार्डिंग कोई और भी आप लोगों का सवाल जवाब मुझे समझ में ना आया तो चलिए मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। हम लोग ISP जब करेंगे तो अगर VCC और VCC क्यू का जम्पर हम लोग मदरबोर्ड को कर रहे हैं तो हम लोग USB का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब हम लोग ये जम्पर नहीं करेंगे तब हम लोग USB का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ से करेंगे तो मैं वापस से दोहरा दे रहा हूँ। USB हम लोग यहाँ लगाएंगे, यहाँ से USB लेकर के हम लोग मोबाइल में लगा देंगे। या तो हम लोग अगर ये खराब हो गया, नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है या चार्ज नहीं पहुंचा पा रहा है, वहाँ वोल्ट नहीं पहुंचा पा रहा है, तो हम लोग कंप्यूटर के पोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग, ISP जम्पर जितना पॉसिबल हो, अगर छोटा हो, अगर 3 इंच के आसपास का हो तो बेटर कनेक्टिविटी बने। जम्पर जितना लंबा होगा वो क्या होगा कि रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और आपका प्रोग्रामिंग में इशू आएगा और स्पीड भी स्लो होगा। तो हम लोग जंपर को अगर 3 इंच के आसपास रखते हैं हमारे एज पर रिक्वायरमेंट, तो हमारा जंपरिंग बेटर होगा। और जंपरिंग को ध्यान दीजिएगा कि उसमें रेजिस्टेंस क्रिएशन ना हो और वो जंपर एक दूसरे शॉर्ट ना हो। तो हमारा अच्छा तरीका यही रहेगा कि हम लोग 1 या 2 ISP या 3 या 4 काम करने के बाद हो सके तो जंपर बदल दें। या जंपर हम लोगों को लगे कि उसका वार्निश ऊपर से अगर हट गया है, कोटिंग हट गया है, तो कोटिंग को हम लोग जंपर को हटा देंगे। कोटिंग हट गया तो क्योंकि वो शॉर्ट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तो इस कंडीशन से हम लोग थोड़ा बचने के लिए, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को काम करने के लिए इसका जम्परिंग का या एमएमसी रिवॉल्व का आज की डेट में माइक्रोस्कोप का जरूरत कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। बिना माइक्रोस्कोप में हम लोग ना ही परफेक्ट जंपर कर पाएंगे और ना ही परफेक्ट एमएमसी रिवॉल्व कर। वो तो आप लोगों को एमएमसी रिवॉल्व वगैरह क्लास में बताया गया होगा कैसे करते हैं, या तो नहीं बताया गया है तो वापस से वो बताया जाएगा आप लोगों को क्लास में, उसके लिए नो इशू। अब हम लोग यहाँ पर हमारा टैब को क्लियरेंस करते हैं। हमारा कनेक्टिविटी हो चुका है, कनेक्टिविटी में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग टैब को क्लियरेंस करते हैं। तो थोड़ा सा हम आप लोगों से 1 मिनट से आप लोगों को आएंगे, 1 मिनट। तो हम लोग अब यहाँ पर एमएमसी को जो है कैसे आइडेंटिफाई करें, टैब का कैसे हम लोग काम करें, सो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान के चलिए कि आपका एमएमसी आपने रिवॉल्व किया हुआ है, एमएमसी निकाल के रिवॉल्व किया हुआ है और एमएमसी को आइडेंटिफाई कर, और आइडेंटिफाई करने के समय कुछ एरर आ रहे हैं। जैसे एमएमसी भी मैंने निकाल दिया बाहर, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, फॉल्स आइडेंटिफाई है ये। कुछ इस तरह का एरर आ रहा है आप लोगों का, कुछ इस तरह से अगर एरर आ रहा है तो हम लोग क्या क्या करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एरर के बारे में बताया गया है कि सीएल के सीएमडी डाटा 0 नॉट कनेक्टेड प्रॉपर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ एरर कोड भी दिया हुआ है, रिटर्न कोड दिया हुआ है, कुछ कोड दिया हुआ है। अगर इस तरह से आप लोग का एरर है और चूंकि आपने एमएमसी को सही से रिवॉल्व किया है और उसके बावजूद भी कुछ एरर आ रहा है, बीसीसी एरर आ रहा है या सीएमडी सीएल का एरर आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे। तो यहाँ पे बताया है कि आपको करना क्या है। चेक एमएमसी पिन एंड कनेक्शन। पहले एमएमसी को हम लोग चेक कर लेंगे पिन और कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई टू सेलेक्ट करेक्ट बीसीसी और बीसीसी क्यू मैनुअली। इसको हम लोग मैनुअली यहाँ से सेट करेंगे, ये जगह दिया हुआ है। ठीक है, ट्राई टू डिक्रीज द क्लॉक स्पीड। यहाँ से क्लॉक स्पीड को डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए बताया गया है। और ट्राई टू यूज 1 बिट कनेक्शन। यहाँ से बीट के बारे में बताया गया, यहाँ से आप इस सब चीजों को सेटिंग करें। तो सेटिंग का एक नियम है, उस नियम को हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। ये नियम क्या है तो जिस तरह से अगर इस तरह का एरर आए तो पहला हम लोग देखते हैं बीसीसी और बीसीसी क्यू को मैनुअली कैसे सेट करते हैं, और ये क्लॉक स्पीड को कैसे सेट करेंगे, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कनेक्शन चेक कर लेंगे पहले। ठीक है, कि हमारा एमएमसी सही से रिवॉल्व हुआ है या हमारा आईएसपी सही से लगा हुआ है कि नहीं 100%। कभी कभी हमारा गलत आईएसपी भी हो जाने की वजह से ऐसा एरर आता है, तो हम लोग गलत आईएसपी को इसको मतलब कि थोड़ा सा टाइम लेकर के हम लोग आईएसपी करेंगे तो हमारे लिए बेटर है। हम कभी भी जल्दबाजी में आईएसपी नहीं करेंगे कि फटाफट कस्टमर ने बोला 1 घंटे में मोबाइल चाहिए तो उसको किसी भी तरह से हमको 1 घंटे में करके दे देना, उससे क्या होगा, बनने की जगह बिगड़ने का भी चांस रहता है। तो हम लोग इसको कभी भी करेंगे तो इत्मीनान से करेंगे, जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी भी कर सकते। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है ट्राई टू सेलेक्ट करेक्ट बीसीसी एंड बीसीसी की मैनुअल। इसका नियम क्या है वो मैं बता। तो यहाँ मान के चलिए इस तरह से इधर आ रहा है, अब हमको इसको मैनुअली सेट करना है। मैनुअली में ये नियम है कि वीसीसी हमेशा बड़ा रहेगा बीसीसी क्यू से। अगर हमने वीसीसी को 3.3 वोल्ट में सेलेक्ट किया है तो वीसीसी क्यू को 3.0 वोल्ट में सेलेक्ट करेंगे, या तो फिर 2.8 वोल्ट में सेलेक्ट करेंगे, या तो फिर 1.8 वोल्ट में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग वापस से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर उसके बाद भी हमारा एरर आ रहा है तो हम लोग थोड़ा सा और डिक्रीज करेंगे, 3.30 वोल्ट में करेंगे,
उस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, ये 2.8 वोल्ट होगा और ये या तो 1.8 वोल्ट होगा। ये कभी भी पैरेलल नहीं होगा, ना ही बड़ा होगा। VCC Q हमेशा छोटा रहेगा। VCC का वोल्ट हाई रहेगा, VCC Q का वोल्ट लो रहेगा। अगर इसको हमने हाई वोल्ट सप्लाई दे दिया और गलती से उसने ले लिया तो एमएमसी को वो डैमेज कर देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज को हमेशा छोटा रखेंगे। अगर यहाँ 3.0 वोल्ट है तो यहाँ 2.8 वोल्ट या तो फिर 1.8 वोल्ट है। और अगर यहाँ पे हमारा 2.8 वोल्ट है तो हम इसको लास्ट 1.8 वोल्ट, यही हमारा सेटिंग है। ना ही हम इससे नीचे जा सकते हैं और ना ही हम इसके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेटिंग लास्ट हो जाता है यहाँ। इस तरह से हम लोग VCC और VCC Q का सेटिंग करते हैं। वोल्टेज का, वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे VCC का Q का, और VCC का इंक्रीज में रहेगा। हमेशा VCC बड़ा रहेगा, VCC Q छोटा रहेगा, यही नियम। ये मेरा नहीं बनाया हुआ, कंपनी जिन्होंने चिप प्रोग्रामिंग किया उनका। ठीक है, तो अब रहा क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड आपका डिफाइन करता है, जैसा कि मैंने बताया था, राइटिंग और रीडिंग स्पीड को डिफाइन करता है। तो अगर इस तरह का एरर आ रहा है तो क्लॉक स्पीड हमारा जो है मैक्सिमम एमएमसी अभी जो आता है वो 24 मेगाहर्ट्ज पे बढ़िया काम करता है। मगर आपका मान चलिए एमएमसी थोड़ा पुराना है, क्लॉक स्पीड ऑटो नहीं ले पा रहा है, एरर आ रहा है, तो हम लोग क्लॉक स्पीड को 12 मेगाहर्ट्ज या तो 6 मेगाहर्ट्ज या तो 4 मेगाहर्ट्ज पे हम लोग डिटेक्ट करेंगे। और ऐसे अगर हमारा नॉर्मली एमएमसी अगर डिटेक्शन में काम कर गया तो 24 मेगाहर्ट्ज का जो है हमारा स्पीड अभी के लिए बेटर है। बहुत सारे एमएमसी ऐसे भी आ रहे हैं अभी 64 GB 128 GB पे, जो एमएमसी 48 मेगाहर्ट्ज तक में हाई स्पीड में वर्क करता है। ये मैक्सिमम स्पीड है। तो वो नए एमएमसी जो आए हुए हैं ब्रांड न्यू, उनके लिए है। ब्रांड न्यू मतलब कि नया मोबाइल नहीं, नए टाइप के एमएमसी। ठीक है, उसके लिए है। तो हम लोग यहाँ इस तरह से करेक्ट करेंगे। और हमारा बस बिट क्या होगा, हम लोग 1 बिट से ट्राई करेंगे, हो गया तो बेटर है, नहीं तो 4 बिट। और सबसे लेटेस्ट ईएमएमसी जो है वो 8 बिट सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमारा बिट रेट ईएमएमसी के हिसाब से भी चेंज होता है। हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, हमारा कंप्यूटर ही हो चाहे कुछ भी हो, एक बिट रेट पे काम करता है। जैसे कि हमारा विंडोज 64 बिट या 32 बिट का होता है, 86 बिट का होता है, तो उसी तरह से ईएमएमसी का भी एक बिट रेट होता है। वो बिट रेट इसका यहाँ डिफाइन करता है। तो अगर मैनुअली करना है तो हम इस तरह से 1 बाय 1 करेंगे। यहाँ पे हम लोग खास ध्यान रखेंगे कि ये वोल्टेज इक्वल या बड़ा ना हो। हमारा 99 का हमारा मैक्सिमम एमएमसी जो है ऑटो पे डिफाइन कर जाता है, सारा ऑटो पे डिफाइन कर जाता है। ऑटो में एमएमसी डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो मैंने ये सेटिंग बताया, हम लोग इस तरह से सेट करें। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होगा समझने में तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको वीडियो में वापस से समझ। तो हम लोग अभी चूंकि ईएमएमसी रिवॉल्व करके काम कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट ईएमएमसी को आइडेंटिफाई करेंगे। हमने आईएसपी का इस्तेमाल नहीं किया, तो एक ईएमएमसी को मैं आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। और ईएमएमसी जब आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, तो ध्यान रखिएगा ईएमएमसी आपका प्रॉपरली रिवॉल्व होना चाहिए, अदरवाइज डिटेक्ट नहीं करेगा। तो हम एक ईएमएमसी को आइडेंटिफाई, ठीक है। तो देखिए ईएमएमसी जो है आइडेंटिफाई हो चुका है। इस ईएमएमसी को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ तक देखते हैं कुछ लॉग रिपोर्ट। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग लॉग रिपोर्ट को अगर सही से डायग्नोस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपका ईएमएमसी के बारे में मैक्सिमम एरर्स जो है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है, आपका ईएमएमसी का यहाँ पता चल जाएगा। और कुछ भी एरर आएगा आपका यहाँ, तो वो क्या होगा, यहाँ रेड कलर में शो करेंगे। कोई भी एरर रहेगा तो रेड कलर, इस कलर में शो करेगा। जो प्रोग्राम का कलर है इसी कलर में शो करेगा, रेड कलर में। तो हम लोग जो है एमएमसी को आइडेंटिफाई किया। हमारे एमएमसी में किसी तरह का एरर नहीं है, मगर हमको रीड कर लेना है। एमएमसी को रीड कैसे करें वो जानना हमारे लिए जरूरी है। एक मिनट मिल रहा है, रुक जाइए।
हमने ईएमसी को आइडेंटिफाई किया कि हमारा ईएमसी का लॉग है। ठीक है, इस लॉग में क्या है तो हम लोग देखेंगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सारा लॉग है। इस लॉग को रीड करना हमें जरूरी है, क्योंकि इस लॉग में ही सारा ईएमसी का प्रॉब्लम और छिपा हुआ रहता है, जो प्रॉब्लम आता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंफॉर्मेशन है, ये आपका यूएफआई बॉक्स का इंफॉर्मेशन। यहाँ कनेक्शन स्टेटस बता दिया, इंटरफेस क्या है वो भी बता दिया, सीरियल नंबर क्या है आपके बॉक्स का वो भी बता दिया, बॉक्स का बूट वर्जन क्या है वो भी बता दिया, फर्मवेयर वर्जन क्या है वो भी बता दिया। इंसर्शन टेस्ट मतलब बॉक्स ओके है, बॉक्स आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपके ईएमएमसी का इंटरनल एरिया का इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ से आपका ईएमएमसी जो ईएमएमसी को भी प्रोग्राम करना पड़ता है ताकि वो फ्लैश फाइल को सही से रख पाए। ये इंटीरियर डेकोरेशन, ये ईएमएमसी के इंटरनल एरिया के बारे में बताता है। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका, ये क्या बताता है, आपके मोबाइल के फर्मवेयर वर्जन का सारा कुछ इंफॉर्मेशन। आपका मोबाइल किस चिपसेट पे काम कर रहा है, आपका ईएमएमसी किस चिपसेट पे काम कर रहा है, वो एमटीके पे काम कर रहा है कि क्वालकॉम पे काम कर रहा है या स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है, वो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ बता देता है कि इसके मोबाइल का फ्लैश फाइल का वर्जन क्या है, फ्लैश फाइल जो है किस मॉडल का है, ये सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। एक ईएमएमसी का नंबर चाहे जो भी हो, सेम हो या अलग हो, वो मीडियाटेक में भी काम कर सकता है, वो क्वालकॉम में भी काम कर सकता है। तो हम लोगों को वहाँ पता कैसे चलता है कि किस मोबाइल के लिए था, किस चिपसेट पे काम कर रहा था, तो यहाँ से पता चलता है इस चीज का हमें कि ये किस चिपसेट पे काम कर रहा है। अब यहाँ नीचे जो है इसका इंटरनल स्टोरेज बैलेंस का जो बचा वो बताता है, क्रिप्टो स्टेटस क्रिप्टेड है, और यहाँ पे हमारा कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि हम लोग आगे जाके पढ़े। तो अब हम लोग जो है लॉग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लॉग रीडिंग में क्या है, मैंने बताया ईएमएमसी का इंटरनल एरिया का रीडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है। ठीक है, आपका इंटरनल एरिया का रीडिंग। तो यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। हमारा ईएमएमसी जो मैंने वीसीसी और वीसीसी क्यू ऑटो पे मैंने आइडेंटिफाई करवाया था, तो ऑटो पे आइडेंटिफाई करने के बाद ये क्या किया, वीसीसी को 3.3 वोल्ट पे आइडेंटिफाई किया है और वीसीसी क्यू को 3.0 वोल्ट पे आइडेंटिफाई किया। इसका जो बर्ड्स बिट है ये मैंने ऑटो में डाला था, इसने इसको 8 बिट पे आइडेंटिफाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेस मोड सेक्टर मोड है, पावर सप्लाई डुअल वोल्टेज, ये रहा आपका इसका पावर सप्लाई, ये जा रहा है सीपीएमसी को, इसका फ्लक्चुएशन है अप एंड डाउन 1.7 वोल्ट से लेकर 1.9 वोल्ट तक का, 2.7 वोल्ट ले जाएगा 3.6 वोल्ट तक का फ्लक्चुएशन। कार्ड जो है VGA डिस्क्रीट एम्बेडेड कार्ड है, हाई डेंसिटी एमएमसी, ये आपका VGA कार्ड जो इसका कार्ड के बारे में। अब यहाँ से इसका आता है मैन्युफैक्चरर, इसका मैन्युफैक्चरर सैमसंग है, और इसका प्रोडक्ट नेम जो है ये FNX 2MB है, और यहाँ इसका सीरियल नंबर है। ये ईएमएमसी मैन्युफैक्चरिंग हुआ था जनवरी 2017 को, और फिर यहाँ इसका CID है जो ईएमएमसी का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, हर प्रोडक्ट का अपना अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये CID जो है थोड़ा सा जरूरी भी है उनको जानना, तो इसके विषय में हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। ये CID क्या है, तो ये ईएमएमसी का जो है इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर ये आइडेंटिफिकेशन नंबर चेंज हो जाए, ये इरेज नहीं होता है जल्दी, IMA की तरह नहीं है कि इरेज हो जाए, ये इरेज नहीं होता है। ये अगर चेंज कर दें हम लोग तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये CPU जो है, ये मॉडल का जो CPU है, ये CPU और ये मोबाइल इसको डायग्नोस नहीं करेगा। ठीक है, इसको ये डायग्नोस नहीं करेगा अगर ये आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको मैच नहीं करता। तो अब इन्हीं का कुछ सवाल था कि ईएमएमसी चेंज का प्रोसेस क्या है। तो ईएमएमसी चेंज का प्रोसेस हम लोग थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा इसमें बात करें। तो ईएमएमसी जब हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज हमको देखना पड़ता है, बहुत सारा चीज। जैसे कि पहला, ईएमएमसी का मॉडल नंबर जो कि यहाँ पे ये मैच होना चाहिए। ठीक है, ये कॉम्पेटिबल होना चाहिए या मैच होना चाहिए। दो कंडीशन, कॉम्पेटिबिलिटी क्या है और मैच क्या है वो भी हम बात करेंगे। पहला तो ये मैच होना चाहिए, दूसरा जिस मोबाइल में लगा रहे हैं उस मोबाइल का CID भी मैच होना चाहिए। अगर ये हम मान के चलते हैं कि MI के मोबाइल से निकाल के हम लाइफ के मोबाइल में ईएमएमसी, हमको कंपेटिबिलिटी मिल गया, या तो ये नंबर मिल गया, ये नंबर हमको मिल गया दूसरे ईएमएमसी में, दूसरे मदरबोर्ड में या मार्केट में,
तो अब हमको क्या करना होगा, या मान चलिए दूसरे मोबाइल में मिली, तो अब हम जब उसको इस मोबाइल के लिए बनाएंगे, इस मोबाइल के लिए करेंगे काम, इस मोबाइल में जब हम उसको फिट करेंगे, लाइफ एलएस 5.16 में फिट करेंगे, तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा इस सीआईडी को चेंज करना। अगर ये सीआईडी नहीं चेंज हुआ और ये सीआईडी दूसरे मोबाइल कहीं रह गया, तो क्या करेगा ये सीपीयू, हम जब पावर की दबाएंगे तो सीपीयू जा करके, मैंने तो बताया था एक चीज कि प्रीलोडर फाइल को पिंग करता है, प्रीलोडर फाइल चालू होता है, एमटीके में बता रहा हूँ कि फर्स्ट स्टार्टअप फाइल को, बूट फाइल को पिन करता है, बूट फाइल को खोजता है और मोबाइल का लोगो बनता है। मगर नहीं उस समय मैंने नहीं बताया था, इस वजह से कि उस समय बताने से आपको समझ में नहीं आता। सबसे पहले वो जाके सीआईडी को खोजता है, अगर उसको सीआईडी मैच नहीं मिला तो मोबाइल को ऑन नहीं होने देगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बता हम मोबाइल का जब पावर की दबाते, मान के चलिए कि मैंने एक एमआई के मोबाइल से एमएमसी निकाला जो कि इसका नंबर मैच कर रहा था, ये नंबर मैच कर रहा था, ठीक है, या कंपेटिबल मैंने निकाला, कंपेटिबिलिटी भी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। मैंने निकाला इस ईएमसी को दूसरे मोबाइल से, सेम नंबर मैच कर रहा था, मेरा सारा कुछ मैचिंग था। मैंने 8 GB का ईएमसी था, जैसा कि यहाँ इसका इन्फॉर्मेशन 8 GB का दिया हुआ, 8 GB का ईएमसी था, मैंने निकाला और अपने इस लाइव एलएस में डाल दिया, इसका फाइल वगैरह डाल के डाल दिया, मगर वो मोबाइल चालू नहीं होगा। क्यों नहीं चालू होगा? क्योंकि उसमें जो सीआईडी है वो एमआई मोबाइल को सपोर्ट कर रहा है, वो एमआई मोबाइल के लिए प्रोग्राम। जैसे कि आप आईएमईआई का काम करते होंगे, बहुत भाइयों ने आईएमईआई भी चेंज किया होगा, तो आपने देखा होगा कि आईएमईआई का बहुत सारा नंबर से चालू होता है हमारा इंडिया में, 358691 वगैरह वगैरह। तो अगर हमारा बहुत सारा मॉडल जो है 35 सपोर्ट करता है, बहुत सारा मॉडल जो है 91 सपोर्ट करता है, बहुत सारा मॉडल 86 सपोर्ट करता है। तो इस तरह से ही यहाँ भी जो सीआईडी है वो सीपीयू को सपोर्ट करता है, ये इसका एंट्री पास है, ये सीपीयू का जो एमएमसी का एंट्री पास है। पहला हम लोग मोबाइल में पावर की दबाएंगे, पावर सीपीयू से होते हुए एमएमसी को पहले जाकर, सीपीयू तो चालू हो गया, सीपीयू चालू होने के बाद एमएमसी में पहले सीआईडी खोजेगा, अगर उसको सीआईडी मिसमैच मिला तो मोबाइल चालू नहीं होने देगा। अब अगर सीआईडी उसको मिल गया तब अदर फाइल को खोजना चालू करेगा, जैसे बूट फाइल, लोगो फाइल, सेकंड बूट फाइल, फिर स्टार्टअप फाइल, फिर मेनू फाइल वगैरह वगैरह, जो सिस्टम फाइल, ये सब खोजना वो चालू करेगा, तब जाकर मोबाइल पूरा ऑन। तो यहाँ पर ये सीआईडी का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम लोग जब एमएमसी को चेंज कर देंगे, एमएमसी खोल के दूसरे मोबाइल से इस मोबाइल में लगाएंगे इसका कंपेटिबल, तो हमको सीआईडी को फॉलो अप करना है। अब कंपेटिबिलिटी क्या होता है वो थोड़ा सा हम लोग बात करें, इसका कंपेटिबल एमएमसी ढूंढेंगे कैसे। कंपेटिबल एमएमसी ढूंढने के लिए हमारे पास दो तरीका है, एक या तो हमको फोन माइक्रोडीबी एप्स उसका इस्तेमाल करना होगा, या तो सेकंड योफाई बॉक्स का इस्तेमाल करना होगा। योफाई बॉक्स की यूटिलिटीज में कंपेटिबिलिटी चेकर डाला हुआ है, वहां से हम लोग एमएमसी का कंपेटिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो कैसे उसका कंपेटिबिलिटी चेक करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इस विषय में, यहाँ हम लोग गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एमएमसी कंपेटिबिलिटी चेकर यहाँ नीचे आ गया है, इसको हम लोग इंटर करेंगे तो यहाँ हमें कुछ वेबसाइट मिलेगा, जैसे कि यहाँ मार्डवी फोरम है, ये इसका ऑफिशियल सपोर्ट साइट है, मेंटेनेंस साइट नहीं है, सपोर्ट साइट है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम, यहाँ से फाइल वगैरह बहुत कुछ मिलता भी है इसका, ये फाइल का। यहाँ से हम लोग चेक करेंगे एमएमसी फ्री चेकर, एमएमसी कंपेटिबिलिटी फ्री चेकर। उस एप्स का नाम है फोन माइक्रोडीबी, ठीक है, उस एप्स का नाम है फोन माइक्रोडीबी। यहाँ पे उसका डायरेक्ट डाउनलोड ऑप्शन दिया हुआ है, मेरे पास डाउनलोड करके रखा हुआ है। थोड़ा सा उसको हम ओपन करके आप लोगों को दिखा, ये हमारा फोन माइक्रोडीबी है। ये एप्स जैसा कि मैंने बताया, इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और इसको एक बार मेल पे जाकर कंफर्म कर देना, जैसे कि मेरा ईमेल आईडी ऊपर में डाला हुआ है और मैं पासवर्ड डाल के इसको ओपन कर दिया। ये ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि जस्ट लाइक ऐसा ही दिख रहा है, जस्ट लाइक ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो अब हमको एमएमसी कंपेटिबल चेक करने के लिए हमको आना होगा अपने योफाई बॉक्स में। यहाँ से हम लोग इस नंबर को उठाएंगे,
और ये नंबर आपके एमएमसी के ऊपर में भी लिखा रहता है। ऊपर में जो नंबर है उसको भी डाल के आप कंपेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये नंबर आपके एमएमसी के ऊपर में एक नंबर लिखा रहता है, जिसको आप माइक्रोस्कोप के जरिए देखिएगा तो आपको साफ साफ नजर आएगा। उस नंबर को हम टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे, या तो हम यहाँ से वो नंबर उठा लेंगे और हम फिर जाएंगे माइक्रोचिप। माइक्रोचिप में जाने के बाद उस नंबर को हम लोग पेस्ट करेंगे, जैसा कि मैंने अभी किया, और पेस्ट करके हम इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद थोड़ा वेट करें। ठीक है, वेट करने के बाद देखिए मेरा ये एमएमसी का नंबर से जो है, ये एमएमसी का नंबर यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे इस एमएमसी का डिटेल्स भी बता दिया है कि आपका एमएमसी का डिटेल्स क्या है। तो एमएमसी का डिटेल्स में देखिए ये सैमसंग का है, ठीक है। पहला जो के लेटर है, यहाँ देखिए के लेटर जो यहाँ पे देख रहे हैं, के इसका मतलब क्या है, ये सैमसंग का फॉलो कर रहा है। एम जो है ये आपको एमसीपी है, ठीक है। एफ जो है KMF लिखा हुआ है, ये एमएमसी नैंड LPDDR3 है। 8 GB का एमएमसी है, 5.1 वर्जन पे काम कर रहा है। हमारा एमएमसी 3 वर्जन पे आता था, वर्जन 4, वर्जन 5, वर्जन 5.1। तो ये 5.1 पे काम कर रहा है। इसका 2 बीट का सेल है, ठीक है। इसका इंटरनल कोड 2 बीट सेल है। और इसका रैम कितना है, तो 1 GB है इंटरनल रैम, ठीक है। 1 GB का रैम है। और ये VGA 221 है, ठीक है। ये VGA 221 है, जो कि यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ VGA 221 भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस जगह में देखिए VGA 221। तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन था, VGA 221 है, ठीक है। रोम स्पीड जो है HS 400 MB पर सेकंड का स्पीड है। और रैम स्पीड है 1866 MBPS का, इसका रैम स्पीड है। और ये इसका इंफॉर्मेशन था, इस डिटेल्स था, ये एमएमसी का डिटेल्स था। चलो, मगर हमको डिटेल्स से कोई मतलब नहीं है, हमको कॉम्पेटिबिलिटी देखना है ना। तो कॉम्पेटिबिलिटी यहाँ मिलेगा। अब देखिए ये एमएमसी जो मैंने सर्च किया अभी इसमें कॉम्पेटिबिलिटी चेकर में, वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जितने मॉडल दिए हुए हैं, जेटी के 837VL, फिर जेटी का एक और मॉडल वर्टेक्स का मॉडल, टेक्सेट का, सिग्मा का, माइक्रोमैक्स का ये 2 मॉडल, लेनोवो का ये 2 मॉडल, आईटेल के इस मॉडल में है, हुवाई के इस मॉडल में है। ये सारे मॉडल में हमको ये एमएमसी मिल जाएगा। इस एमएमसी को हम यहाँ से निकाल के अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। मगर अब जब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, तो हमको CID चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसका ये CID हमको चाहिए होगा, ये CID चाहिए होगा। CID मिलेगा कैसे, तो ये एमएमसी जब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, रीड करेंगे, या दूसरे का डंप जब हम लोग रीड करके रखेंगे और उसको राइट करेंगे, तो उसमें ये CID आपको मिल जाएगा। तो ये कॉम्पेटिबिलिटी चेकर में हमको इतना जगह मिला जहाँ की हमको एमएमसी मिल रहा है। और प्लस में ये सब नंबर का एमएमसी जो है, आप देख सकते हैं हाइनिक्स का है, कि एक है सैमसंग का, 1 2 3 4 5 6 मॉडल सैमसंग का है जो कि मैच कर रहा है। एक फोर्सी का जो है मैच करेगा, एक तोशिबा का ये भी मैच करेगा। ये सब नंबर का एमएमसी, जो कि एमएमसी के ऊपर में जो ये सब नंबर लिखा रहेगा, इस एमएमसी को हम इसकी जगह लगा सकते हैं। यही थ्री कॉम्पिटिटिव चेकर आपको योफाई जीटेक के यूटिलिटीज में भी मिलेगा। वहां से भी हम एमएमसी को चेक करके काम कर सकते हैं। जब हम लोग एमएमसी चेंज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पहले तो हमको कॉम्पिटिबिलिटी चेक करना होगा। कॉम्पिटिबिलिटी चेक करने के बाद जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो हमको CID भी चेक करना होगा, चेकआउट करना होगा। तो CID कैसे चेंज वगैरह करते हैं, ये हमारा क्लास में आगे है, वो सारा सेक्शन इधर रखा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्लास खत्म होगा, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलता जाएगा। तो ये CID था, जो कि एक इंफॉर्मेशन है आपका। और हम लोग जब सेम मोबाइल से एमएमसी निकाल के लगाए, एक चीज बताना भूल गया था। अगर मान के चलिए मैंने लाइफ LS 5016 से ही कोई एमएमसी निकाल के लगाया, तो हमको CID चेंज करने का जरूरत नहीं। अगर हम Redmi 5 का Redmi 5 में लगा रहे हैं, तो हमको CID चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम मॉडल से जब भी हम लोग खोल के लगाएंगे तो चेंज करने का जरूरत नहीं। जब हम अदर मॉडल से निकाल के लगाएंगे, तब हमको इसको चेंज करने का जरूरत पड़ेगा। और ये CSD बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाता है, इसको हमको चेंज करने का जरूरत नहीं। जैसे ही हमारा CID चेंज होगा, CSD ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाता है। CSD के बारे में हमको सोचने का कोई जरूरत नहीं। अब इसका यहाँ नीचे हम लोग देखते हैं EXT CXD रिवीजन। EXT CXD रिवीजन क्या है, ये 1.8 एमएमसी का वर्जन बता रहा है, ठीक है। ये एमएमसी का वर्जन, जैसा कि हम लोगों ने वहाँ चेक किया था, यहाँ पे एमएमसी का वर्जन। अब यहाँ पे हमारा आता है बूट सेक्टर पार्टीशन इन्फॉर्मेशन। तो पार्टीशन इन्फॉर्मेशन में जाने से पहले हम 2 लोगों का 3 लोगों का सवाल ले लेते हैं थोड़ा सा, ताकि वो क्लियर हो जाए। सचिन जाटव जी, अनम्यूट हो जाइए। सचिन जाटव जी, अनम्यूट। हेलो हाँ सर। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ।
मेरे पास है कि यूएमटी, वो यूएमटी का ईएमएमसी सर, उसको कैसे चलाएंगे? मेरे पास है तो सही, पर चलाना नहीं आता सर मेरे को। ईएमएमटी का ईएमएमसी में सिर्फ आपका अनलॉकर है, ठीक है, और उसमें भी आपका हाँ कनेक्टिविटी सर। ऐसा नहीं होगा, आपका कनेक्टिविटी सेम होगा, उसमें भी आपको पिन पॉइंट वही दिया होगा जो पिन जी पॉइंट सर, यहाँ वो दिया होगा। सर मैंने पहले करा था, वो एक दो फोन करे थे तो सर शॉर्ट हो गए, तो फिर वो जब से ही रखा हुआ है। फिर से नया ले लीजिए, हाँ, फिर से नया ले लीजिए, ठीक। फिर से नया लेना। हाँ, असीम अकरम जी, और हमारा लॉग रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग कुछ सवाल था। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जी, इसके लिए तो ड्राइवर फाइवर कुछ देना नहीं पड़ता है क्या? नहीं समझे क्या बोला? जैसे क्वेलकॉम एसपीडी में ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है मोबाइल सॉफ्टवेयर कनेक्ट करने के लिए, तो तो जिस समय हम सेटअप इंस्टॉल कर रहे थे आप नहीं थे क्या क्लास में? हाँ हाँ देखा था। देखे थे ना? हाँ तो ऐसे इसके लिए ड्राइवर का जरूरत नहीं है, मगर जो भी ड्राइवर हमको इंस्टॉल करना रहता है वो फर्स्ट फर्स्ट टाइम में ही हो जाता है, ठीक है, तो सारा ड्राइवर हमारा फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होता है, इसके लिए और कोई ड्राइवर। हाँ बोलिए। सेम, अगर कोई रनिंग मोबाइल नोट 4 दोनों ही है, ठीक है, तो एक डेड है और एक रनिंग है, तो रनिंग मोबाइल का एमएमसी निकल के डेड मोबाइल में एमएमसी अगर खराब है तो डाल दिया, तो उसका जो डॉक्यूमेंट था वो मोबाइल में अंदर का नहीं जाएगा। जाएगा, नहीं जाएगा, उसमें डॉक्यूमेंट पूरा नहीं जाएगा, उसमें प्रोग्राम करना होगा, प्रोग्राम करना होगा, ठीक है, तो प्रोग्राम करना होगा, प्रोग्राम के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, कैसे प्रोग्राम करते हैं, सारा कुछ प्रोग्राम के बारे में प्रोग्राम करना। और ये ईएमएमसी, और जैसे कि सबका सवाल है कि डायरेक्ट ईएमएमसी निकाल के लगा देंगे, इसलिए मैं सवाल ले लिया 2-3 लोगों से, ताकि मुझे भी मैं क्या मिस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूं। तो ये बात ईएमएमसी चेंज में जो मैंने बताया कि सीआईडी आपको चेंज करना होगा अगर अदर मोबाइल से आएगा, अगर सेम मोबाइल से हम लोग ईएमएमसी निकाल के लगा रहे हैं तो भी हमको प्रोग्राम करना होगा। अगर हमको प्रोग्रामिंग से बचना है तो फिर हमको क्या करना होगा, ईएमएमसी सीपीयू दोनों स्वाइप करना होगा। अब क्यों करना होगा? क्योंकि आपका प्रोग्रामिंग में एक फैक्टर और बचा हुआ है, जो फैक्टर है सिक्योरिटी फाइल। अगर किसी और मोबाइल का सिक्योरिटी फाइल हम दूसरे मोबाइल में डाल देते हैं, ईएमएमसी निकाल के डाल देना मतलब टोटल फाइल उठा के डाल देना, तो सिक्योरिटी फाइल को भी सीपीयू कॉन्फ़िगर नहीं करेगा। अगर सीपीयू सिक्योरिटी फाइल को कॉन्फ़िगर नहीं करेगा तो मोबाइल को लोगो पे अटका छोड़ देगा, या तो मोबाइल चालू ही नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो है हमारा, अगर ईएमएमसी हम लोग ओनली निकाल के लगा रहे हैं, मान के लिए नोट 4 का ईएमएमसी नोट 4 में ही लगा रहे हैं, चालू मोबाइल का ईएमएमसी हम डेड मोबाइल जिसका ईएमएमसी खत्म हो चुका है, किसी वजह से उस मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, नेटवर्क का टूट गया है, एंटीना टूट गया है, कुछ टूट गया है, मान के चलिए कि बोर्ड ही जल गया है, उसका पावर आईसी का ट्रैकिंग पूरा जल गया है ओवर वोल्टेज की वजह से, तो हम उसका सीपीयू ईएमएमसी जब निकाल के लगाएंगे तो हमको प्रोग्राम करना होगा। अगर हम ईएमएमसी और सीपीयू को दोनों को स्वाइप करते हैं तब हमको किसी तरह का यूएफआई बॉक्स का जरूरत ही नहीं है, वो मोबाइल डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, क्योंकि जितना भी प्रोग्राम है हमारा ईएमएमसी और सीपीयू में रहता है, ऑथेंटिकेशन सीपीयू में रहता है। उसके बाद ईएमएमसी का जो है कोऑर्डिनेशन सारा सीपीयू से रहता है, उसमें जो सीआईडी नंबर है वो पहले सर्च सीपीयू करेगा, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन भी सर्च करेगा, आगे बताते जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन भी सर्च करेगा, सारा कुछ सर्च करेगा। तो हमारा सीपीयू ईएमसी जब हम लोग स्वाइप करेंगे तो ओनली ईएमसी स्वाइप करने से नहीं होगा, ईएमसी स्वाइप करने के बाद आपको प्रोग्राम करना होगा, उसमें आपको डंप राइट करना होगा, सिक्योरिटी राइट करना होगा, फ्लैश राइट करना होगा इरेज करके, उसके बाद ही वो सारा कुछ काम करेगा। तो अब हम लोग राकेश चक्रवर्ती जी आपका एक सवाल लेते हैं और उस पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि मार्केट में जो सर ईएमएस से मिलता है, अगर सर वो नंबर मैच कर गया ईएमएस के ऊपर जो नंबर है, तो सर उसको भी प्रोग्राम करना पड़ेगा या नहीं? यस यस ऐसे यस ही यस, लगा देने से चल वो ब्लैंक ईएमसी होता है ना, मार्केट में तो अच्छा ब्लैंक ईएमसी मिलेगा ना, तो आपको प्रोग्राम तो करना ही होगा, हर हाल में प्रोग्राम करना। अच्छा अच्छा सर, और एक तो सर बात सर, डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज, सर आप बोले थे कि एक तो शॉर्ट करना पड़ेगा, वो कौन सा पॉइंट में सर शॉर्ट करना पड़ेगा? तो सर आपका डिवाइस यूएमटी नॉट का रिकॉग्नाइज। हाँ वीडियो हाँ, आप नहीं पहले देखते पहले हैं का क्या? सर। नहीं सर वीडियो देखे आप हैं, नहीं लेकिन देखते? नहीं नहीं सर देखे हैं, आपका आवाज क्लियर नहीं है, नहीं था उसमें उस टाइम। मैंने 15 बार बताया होगा इस बात को, पहला क्लास से लेकर अभी तक, मतलब नहीं कुछ सर, नहीं तो उस बात को मैं 15 आप बार बोल सर चुका बोले होगा। हैं, आप बोले हैं, लेकिन वीडियो देख लिए तो आवाज मैं क्लियर नहीं बोला मिला। ना, मैं 15 बार उस बात को बोला, चार्जिंग जैक का ग्राउंड और ग्राउंड के बगल वाला पॉइंट को शॉर्ट कर दीजिए। ग्राउंड और नो कनेक्शन जो रहता है वही ना? हाँ, तो अब हम लोग, चलिए लास्ट सवाल हिमांशु जी आपका ले लेते हैं। हेलो। हाँ बोलिए।
सर जी मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे पुरानी ईएमसी है, अब वो पूरी तरीके से अभी आपने बताया कि खराब हो जाती है, हम्म। खराब हो जाती है तो उसका जो है न्यू ईएमसी में सीआईडी और जो सिक्योरिटी बैकअप है, क्या वो ले सकते हैं खराब होने के बाद भी वो अपना सिक्योरिटी बैकअप और अगर वो सीआईडी नंबर? अगर इंफॉर्मेशन वो रीड नहीं दे रहा है तो ये हाँ, बैकअप हम लोग नहीं ले सकते। अच्छा तो फिर सर जब वो मिलेगा खराब, मिलेगा, हम बता देंगे मिलेगा। और दूसरे मोबाइल से जब हम लोग रीड करेंगे ना तो ये हाँ इंफॉर्मेशन उसमें राइट कर सकते हैं। मैंने एक बात आपको और बताया था, ठीक है। हाँ, क्या बात बताया था कि हम सेम मोबाइल में जब हम एमएमसी डालेंगे तो हम लोग अच्छा क्या करेंगे, सीआईडी को राइट नहीं करेंगे क्योंकि सीआईडी को कंपेटिबल करता है, ठीक है। तो जब हम लोग दूसरे मोबाइल का अगर डंप भी रीड करेंगे ना तो उसके संग जो सीआईडी आएगा ना वो भी उसको कंपेटिबल करेगा, ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल और था जो कनेक्टिविटी का था। उस समय मैं आपको बहुत सारा एसएमएस किया, आप लिए ही नहीं मेरा सवाल। बोलिए। जैसे कनेक्टिविटी में आपने बताया था कि चार्जर से जो है अपने को कभी भी वोल्ट नहीं लेना चाहिए, हम्म हमेशा यूएफआई के पोर्ट से या लैपटॉप के पोर्ट से वोल्टेज लेना चाहिए। तो हम्म। उस कंडीशन में सर जैसे अपन किसी चार्जर से वोल्ट लेते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, वोल्ट उसका जो है ना प्रॉपर नहीं रहता है। वो हो सकता है प्रोग्रामिंग के बीच में आपका प्रोग्रामिंग रुक भी जाए, हो सकता है ये डैमेज भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, हो सकता है। तो हम लोग किसी भी तरह का 1% का भी एरर हम लोग पसंद नहीं करते क्योंकि हम मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं। तो जब हाँ, हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हम बॉक्स से ले सकते हैं, लैपटॉप से ले सकते हैं, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी बचा हुआ तो चार्जर का इस्तेमाल क्यों करें? जब हमारे पास चांसेस बना ही हुआ है, क्या जरूरत है कूलर का? और सर जी जैसे कई कई बार नए नए टेक्नीशियन जैसे हम लोग ही हैं, हमारे साथ ऐसी दिक्कतें आ जाती है कि वो जो लैपटॉप का जो यूएसबी पोर्ट आता है जिसमें 3 पॉइंट कुछ रहता है, उस कोई पे जरूरत उस नहीं, 3.2.0 भी है तो उससे आप दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं 3.0, ठीक है। कोई जरूरत नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ तक हमारा सीआईडी के विषय में जो भी था। अब हम लोग आते हैं नीचे पार्टीशन इंफॉर्मेशन। तो इसका जो है बूट 1 एरिया का साइज 4 MB है, बूट 2 का साइज 4 MB है। ये दोनों का साइज हमेशा मैच रहता है। ये अगर बूट 1 का एरिया का साइज 8 MB होगा तो बूट 2 का साइज भी 8 MB होगा। बूट 1 का एरिया का साइज 2 MB होगा तो बूट 2 का साइज भी 2 MB होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है यहाँ आरपीएम। ये आरपीएम भी जो है ये काउंटर है, ठीक है। तो आरपीएम भी क्या होता है, तो आरपीएम भी जो काउंटर लगा हुआ रहता है वो काउंटर आपके सीपीयू को कॉन्फ़िगर करता है। और अगर इसका काउंटर क्लियर है, यहाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऑथेंटिकेशन की नॉट प्रोग्राम इट, ठीक है। ये अगर आपको डायलॉग मिले तो इसका मतलब है कि इसका जो है आरपीएम भी क्लीन है। जब आरपीएम भी क्लीन रहता है ना तो हम सेम VGA वाले ईएमसी में इसको हम ठोक सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, जिसका कि VGA 221 है और इंटरनल एरिया का साइज 8 GB 1 GB है। उसमें हम इस ईएमसी को बिना कुछ सोचे, बिना कुछ नंबर को मैच किए हम लोग लगा सकते हैं। इस नंबर को ही मैच करना हमको जरूरी नहीं है। VGA 221 देखेंगे, 8 GB 1 GB देखेंगे, बस उसमें लगा देंगे। तो ये आरपीएम भी अगर यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है तो फिर आपको हर मोबाइल में वो नहीं लगा सकते। तब आप सिर्फ कहाँ लगा सकते हैं, तो कंपेटिबल मोबाइल में लगा सकते हैं अगर काउंटर लगा हुआ है। और ये आरपीएम भी क्लीन जो है ये अभी फिलहाल कुछ मॉडलों का सपोर्ट किया है इस जीटेक, ठीक है। यूएफआई में इसका सपोर्ट नहीं है आरपीएम भी क्लीन का। जब आप लोग का जीटेक का क्लास होगा तो किसी एमएमसी का आरपीएम भी कैसे क्लीन करते हैं वो आप लोगों को क्लास में बताया, ठीक है। सर से एक बार बोल दीजिए, बता दें। या तो फिर हमारा आरपीएम भी क्लीन के लिए एक बॉक्स और भी है, उसका नाम है मेडुसा प्रो बॉक्स। वो बॉक्स अप्रोक्सीमेटली 38,000 रुपए का बॉक्स है। उस बॉक्स से हम लोग ईएमएमसी का आरपीएम भी क्लीन कर सकते हैं। और क्लीन करने के बाद क्या होता है कि हम किसी भी मोबाइल में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आरपीएमबी का फंडा था कि आरपीएमबी में हम लोग कैसे काम करें। अगर यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है, जैसे कि हम कुछ आपको दिखाना चाहेंगे दूसरा, दूसरा अगर कुछ होगा लॉग तो बेटर है। एक सेकंड। और इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें कर दिया।
देखिए यहाँ आरपीएमबी का काउंटर क्लियर है क्या, ऐसा कुछ ही नहीं किया, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका जो है, यहाँ अगर आपका काउंटर काउंटर लगा रहा है, जैसे कि यहाँ पे काउंटिंग नंबर जैसे 10,000, 1,000, 10,000, 8,900 ऐसे कुछ कुछ अगर नंबर लिखा रहा है इस जगह, इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में, तो इसका मतलब है उसमें काउंटर लगा हुआ, वो सिर्फ अपने कंपैटिबल मोबाइल को ही जाए, ठीक है। मगर ये जब आरपीएमबी क्लीन है तो ये किसी भी मोबाइल को चला जाएगा जिसका कि रैम होगा 1 GB, रोम होगा 8 GB, तो उसमें चला जाएगा। उसके लिए हमको नंबर का चेक करने का जरूरत नहीं है, इसी को कहते हैं आरपीएमबी क्लीन। और ये कंफर्टेबल बन जाता है, यूनिवर्सल बन जाता है अपने कंफर्टेबल मोबाइल के लिए। अब एमएमसी जो चेंज करने के बारे में हमसे बात कर रहे थे, कुछ लोग जानना चाह रहे थे एमएमसी चेंज का और भी कंडीशन है। जैसे कि एमएमसी चेंज के बारे में तो मैंने बता दिया क्या क्या देखना होगा। अब कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि एमएमसी अपग्रेड, चेंज अलग चीज हुआ, एमएमसी अपग्रेड अलग हो गया। तो अपग्रेड किसको कहते हैं? तो मान के चलिए अभी है इस मोबाइल का एमएमसी 8 GB और हम इसको 16 GB करना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं अपग्रेड, इसको चेंज नहीं कहते। चेंज मतलब सेम वैल्यू डालना, सेम वैल्यू का चीज सेम वैल्यू में डालना। तो वहाँ अब अपग्रेड में क्या होता है, तो अपग्रेड में आपको अगर किसी मोबाइल का अपग्रेडेशन करना है तो उसके लिए कुछ कुछ चीजों का नोटिफिकेशन रखना होगा। जैसे कि क्या वो मोबाइल 2 वर्जन में लॉन्च हुआ था, पहली बात। 2 वर्जन मतलब 16 GB 32 GB में लॉन्च हुआ था। जैसे कि रेडमी का ये है, रेडमी 6 है, तो वो 2 वर्जन में लॉन्च हुआ, ठीक है। क्या उन दोनों वर्जन में लॉन्च होने के बावजूद क्या उसका फ्लैश फाइल सेम था? तो हाँ, रेडमी 6 का फ्लैश फाइल सेम था। रेडमी का बहुत सारा मॉडल है जो 32 GB, 64 GB, 16 GB, 32 GB में लॉन्च हुआ है और उसका फ्लैश फाइल किंतु एक ही है। ऐसा नहीं कि 16 GB के लिए अलग फ्लैश फाइल है तो 32 GB के लिए अलग फ्लैश फाइल है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ रेडमी का मोबाइल 2 वर्जन में लॉन्च हुए तो उसका हम लोग अपग्रेडेशन कर सकते हैं अगर फ्लैश फाइल भी सेम है तो। मगर कैसे अपग्रेडेशन करेंगे? तो उसके लिए आपको एमएमसी चेंज फाइल चाहिए होता है, और एमएमसी चेंज फाइल अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप एमएमसी को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एमएमसी अपग्रेड के बाद एमएमसी चेंज फाइल चाहिए होता है फ्लैश करने को। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अगर हम यहाँ 8 GB की जगह 16 GB लगा देंगे और हमारे पास एमएमसी चेंज फाइल है ही नहीं तो ये काम नहीं करेगा। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा चैट में डाल दीजिएगा कोई एक। चलिए आवाज आ रही है, बढ़िया बात है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, एमएमसी अपग्रेडेशन के बारे में। तो बहुत सारा वीवो का भी मॉडल ऐसा है जो कि 16 GB 32 GB में अवेलेबल है मगर उसका फ्लैश फाइल चेंज है, ध्यान रखिएगा। उसका भी हम लोग कर सकते हैं अगर एमएमसी चेंज फाइल मिल जाए तो। अगर फाइल नहीं मिला तो ये रिस्क ना ही ले तो बेटर है मेरे राय में। मेरे कहने का मतलब ये, वो रिस्क ना ले। तो एमएमसी अपग्रेड के लिए हमको फाइल चाहिए होता है, एमएमसी चेंज फाइल अगर वो अवेलेबल है तो बेटर है। अदरवाइज हम लोग सेम वैल्यू का, जैसा कि वैल्यू मैंने यहाँ आपको बताया, ये डिटेल्स में ये डिटेल्स मैच अगर कर रहा है 1 GB 8 GB वगैरह और नंबर वगैरह कंपेटिबल है तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अपग्रेडेशन के लिए कंडीशन मैंने बता दिया, उसके लिए फाइल की जरूरत पड़ती है और एमएमसी कंपेटिबल भी होना चाहिए और उसका भी आरपीएमबी भी क्लीन होना चाहिए, ठीक है। आरपीएम भी क्लीन होना चाहिए तभी हम लोग अपग्रेड मार सकते हैं। तो यहाँ इतना कुछ है, अगर इतना कुछ पॉसिबल है तो हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज चेंज का नियम मैंने आप लोगों को बता दिया कि चेंजिंग हम लोग कैसे करेंगे, कंपेटिबिलिटी चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्रामिंग में भी हम लोग आए नहीं है, कैसे प्रोग्राम करना वो भी हम बताएंगे। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आता है यूजर एरिया 7.28 GB है, मतलब कि 8 GB। इसका यूजर एरिया 8 GB का एमएमसी है यहाँ पे, और यहाँ नीचे में दिखा रहा है 4.66 GB। तो बाकी का चीज जगह कहाँ गया? तो बाकी का जगह जो है आपका ये फ्लैश फाइल और ये बाकी जो प्रोग्राम हुआ है ये फाइल खा गया, ठीक है। तो सब कुछ खाने के बाद, फ्लैश फाइल वगैरह जाने के बाद आपका जो नेट आपको मिला यूज करने के लिए 4.66 GB आपको नेट मिला यूज करने। अब यहाँ पे आता है हार्डवेयर रीसेट फंक्शन 1 है इसका,
और पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x38 है। तो ये पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया था कि जब हम मोबाइल का पावर स्विच ऑन करते हैं तो पहले जा करके वो इसको खोजता है, सीआईडी को। सीआईडी मैच करने के बाद वो अब फ्लैश फाइल को नहीं खोजेगा। फिर भी मैंने उस समय भी नहीं बताया था, नहीं तो उस समय बताता तो आप लोगों को कंफ्यूज हो जाता। अब वो क्या खोजेगा? तो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन खोजेगा कि पहला फाइल मेरा कहाँ से उठाना है। ये देखिए, ये जो पहला फाइल कहाँ से उठाएगा, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन को खोजेगा। और ये अगर उसका मिसमैच रहेगा तो भी आपका एमएमसी चालू नहीं होगा। ये अगर 0-0 हो जाए तो एमएमसी चालू नहीं होगा। चलिए हम इसको 0-0 करके दिखाते हैं पहले। अब इस एमएमसी का पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0-0 हो गया और यहाँ पे डायलॉग चेंज आ गया, डिवाइस इज नॉट बूट इनेबल। मतलब ये डिवाइस चालू होने के लिए रेडी नहीं है, अभी ये डिवाइस चालू नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का मैसेज आए या इस तरह का रेड में आ गया तो इसका मतलब ये है, ये अब एमएमसी चालू नहीं होगा। सीआईडी सही है मगर उसको पहला फाइल कहाँ से उठाना है, वो एड्रेस ही नहीं उसको मिल रहा है। किस तरीके से जाना है उसको एड्रेस नहीं मिल रहा है, वो उस लोकेशन तक पहुंच नहीं पा जो पहला फाइल उसको मिलेगा। तो पहला फाइल स्टार्टअप के लिए हमको अगर इस तरह का एरर आ जाए तो हम लोग इसको कैसे ठीक करें? ये एरर कब कब आता है आपको बताए थे। बहुत समय हम लोग मोबाइल को अनलॉक वगैरह करते हैं तो ये ऐसा एरर आ जाता है, या बहुत समय हमारा फ्लैश के दरमियान भी हम लोगों ने मोबाइल का फ्लैश किया और मोबाइल डेड हो गया, तो वो कंडीशन यहाँ से क्रिएट हुआ था। तो आप लोगों ने शायद यूएमटी क्लास में या मिरेकल क्लास में बूट रिपेयर शायद आप लोगों ने देखा था। वहाँ एक ऑप्शन था बूट रिपेयर, तो मैंने बताया था जहाँ की एमएसएन 3 तरह का चिपसेट दिया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था बूट रिपेयर। कॉलकॉम के लिए, मीडियाटेक के लिए बहुत जगह लिखा हुआ था बूट रिपेयर। हमने कॉलकॉम का और भी देखा था इसमें क्यूसीफायर में, जहाँ की 4 मॉडल शायद मोटरोला का दिया हुआ था जिसका कि बूट रिपेयर का था। तो मैंने बताया था जब सारा चीज आप लोग यूएफआई में अच्छे से समझ में आएगा कि बूट रिपेयर क्या होता है। तो यही वो बूट है जो पहला बूटअप फाइल कहाँ से ढूंढेगा। तो ये बूटअप फाइल आपका कॉलकॉम में जो है या जो भी हो, ये बूटअप फाइल होना जरूरी होता है। अगर ये बूटअप फाइल नहीं रहेगा तो आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। ये पहले फाइल को खोजता है, बूट रिपेयर इसी को कहते हैं। ये पहला फाइल जो बूट करेगा वो अगर मिसमैच हो गया तो कहाँ से लेगा। तो ये अब डिफाइन करता है हमारा सीपीयू, क्योंकि एमएमसी तो बाहर निकल चुका है। अब सीपीयू का जो इंफॉर्मेशन है वही बताएगा। अब जैसे कि अगर हमारा मोबाइल कॉलकॉम प्रोसेसर पे काम कर रहा है तो वो पहला बूट फाइल लेगा यूजर एरिया से। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि कॉलकॉम का मोबाइल को हम लोग जब अनसेफ फॉर्मेट मार देते हैं या हार्ड रिसेट करने के लिए मैंने बार बार बोला कि इसको हार्ड रिसेट कर लीजिएगा, अदरवाइज डेड होने का चांस रहता है। तो डेड होने का चांस क्या रहता है? तो यही रहता है, उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन या बूट फाइल इरेज कर देता है। जब बूट फाइल इरेज हो जाता है तो हमारा मोबाइल चालू नहीं होता। तो ये जो है हमारा कॉलकॉम का मोबाइल जो भी MSM 8909, ये जो है हमारा कॉलकॉम प्रोसेसर है और हमारा कॉलकॉम का मोबाइल का फर्स्ट बूटअप जो है यूजर एरिया से आता है। मैं इसको यहाँ से आपको थोड़ा प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब ये यहाँ पे डायलॉग लिखा हुआ डिवाइस इज नॉट बूट इनेबल, यहाँ ये डायलॉग आ गया है। अब हम इसको कैसे ठीक करें? तो हम इतना जानते हैं कि हमारा प्रोसेसर कॉलकॉम है, ये हम चीज जान गए कि हमारा प्रोसेसर यहाँ कॉलकॉम है। इसको हमको ठीक करने का जो है यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ से ठीक कर सकते हैं। और भी तरीका है, वो आस्ते आस्ते सब कुछ बताएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ चलते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे 3 तरह का चिपसेट हमारे सामने आता है, मीडियाटेक, कॉलकॉम, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब हमारा चिपसेट कौन सा है? ऑब्वियसली आप लोग जान रहे हैं कि हमारा चिपसेट जो है कॉलकॉम है। ये लाइफ LS 5016 जो है कॉलकॉम प्रोसेसर पे काम कर रहा है। यहाँ साफ साफ MSM 8909 लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ कॉलकॉम जेनरिक को क्लिक कर देंगे, ओनली क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया, कॉलकॉम जेनरिक कॉन्फ़िगरेशन डन। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं वापस। अब देखिए यहाँ वापस से वो क्या हो गया, 0x38 हो गया और यहाँ डायलॉग चेंज हो गया। बूट एरिया नॉट इनेबल फॉर बूट था, डिवाइस इज नॉट बूट इनेबल था ना। अब डायलॉग चेंज हो गया, क्या बन गया, यूजर एरिया इज इनेबल फॉर बूट। इसका मतलब ये है कि हमारा कॉलकॉम का जो फर्स्ट स्टार्टअप फाइल है जो बूट करेगा मोबाइल, वो बूट के लिए पहला फाइल कहाँ खोजेगा, तो हमारे यूजर एरिया में जाकर।
ठीक है, यूजर एरिया में वो फाइल बुक। अब अगर मान के चलते हैं कि ये प्रोसेसर मीडियाटेक, हम मानते हैं यहाँ पे मीडिया एमटी के 6735 वगैरह कुछ भी आईसी लगा हुआ, ये मीडियाटेक पे काम कर, ये एमएमसी जो है मीडियाटेक पे काम कर रहा है और इसका बूट चला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एज इट इज यहाँ से उसको मीडियाटेक का कमांड दे देंगे, जैसा कि मैं अभी दे रहा हूँ। मीडियाटेक का कमांड यहाँ डन हो गया, ठीक है। अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या आया, यहाँ पर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर के 0x38 से 0x48 हो गया और यहाँ डायलॉग भी चेंज हो गया। डायलॉग चेंज क्या हो गया, बूट पार्टीशन 1 इज इनेबल फॉर बूट, मतलब ये पहला फाइल अब जाके कहाँ खोजेगा, तो हमारे बूट सेक्टर 1 में खोजेगा, इस सेक्टर में वो फाइल खोजेगा, पहला फाइल यहाँ से उठाएगा। इसीलिए मैंने आपको एमटीके में कभी नहीं बोला कि फॉर्मेट मत कीजिएगा। एमटीके को आप अगर मान लीजिए अनसेफ फॉर्मेट भी कर देते हो तो वो एटलीस्ट बूट पे अटक जाएगा, एटलीस्ट बूट पे अटक जाएगा। अगर डीप इरेज होगा, ओनली जब डीप इरेज फॉर्मेट चिप होगा या डीप इरेज होगा तभी वो डेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा मीडियाटेक का मोबाइल कहाँ से बूट करता है, तो बूट एरिया 1 से, और हमारा स्पेक्ट्रम भी कहाँ से बूट करता है, तो आपको दिखा देते हैं, वो भी बूट करेगा बूट एरिया 1 से। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, एक मिनट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देखिए, और ये हमारा बूट एरिया 1 से स्पेक्ट्रम भी बूट कर रहा है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फाइल का कॉन्फ़िगरेशन, ये फाइल का कमांड है 0x08, ये 0x08 लोकेशन पे जाके फाइल खोजेगा, ठीक है, और बूट एरिया 1 में 0x08 लोकेशन जो होगा उस लोकेशन पे फाइल खोजेगा, यहाँ उसको फाइल मिल जाएगा, मोबाइल चालू हो जाएगा। तो हमारा एक चीज को आप ध्यान रखिएगा जो कि हमेशा काम आएगा, हमारा मोबाइल कॉलकॉम का बूट करता है यूजर एरिया से और उसके बाद स्पेक्ट्रम एमटीके एक्सिनोस का चिपसेट वो बूट करेगा कहाँ से, तो बूट एरिया 1 से। उसके लिए बूट एरिया 1 में अगर फाइल नहीं रहेगा तो हमारा मोबाइल चालू नहीं होगा, और अगर हमारा यूजर एरिया में, अगर इस कॉलकॉम का मोबाइल यूजर एरिया में फाइल नहीं है तो मोबाइल चालू नहीं होगा, बूट फाइल नहीं है तो चालू नहीं होगा। तो चूंकि हमारा ये कॉलकॉम है और मैंने बताया कि इसको चेंज करने का और भी कुछ जगह है जहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ से तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को 3 तरह का है सेटिंग। अब यहाँ आते हैं, यहाँ हम लोग जान गए कि हमारा कौन सा चिपसेट किस एरिया से बूट करता है। हम लोग ये जान गए कि हमारा मीडियाटेक स्पेक्ट्रम और एक्सिनोस का जो चिपसेट है वो बूट एरिया 1 से बूट करेगा और उसके बाद कॉलकॉम का जो भी चिपसेट आएगा वो यूजर एरिया से बूट करेगा। तो इसका बूट किंतु अभी भी मिसमैच है, ये कॉलकॉम का है, इसको यूजर एरिया से बूट करना चाहिए। तो अब हम इसको दूसरी जगह से पिक करेंगे, कहाँ से पिक करेंगे, तो यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 4 डायलॉग है, एक है डिवाइस नॉट बूट इनेबल जो कि मैंने पहले करके दिखाया था, उसके बाद बूट पार्टीशन 1 इज इनेबल जो कि मीडियाटेक स्पेक्ट्रम और एक्सिनोस के चिपसेट के लिए है, और बूट पार्टीशन 2 का अदर इंटेल वगैरह में आएगा वो काम, ठीक है। तो यहाँ 2 का हमारे पास काम उतना आता नहीं है, हमारे पास जो भी काम आता है बूट एरिया 1 का और यूजर एरिया इनेबल फॉर बूट, ये कॉलकॉम आएगा, अदरवाइज ये मीडियाटेक स्पेक्ट्रम और एक्सिनोस का चिपसेट इसमें काम आ जाएगा। तो हमारा कॉलकॉम है तो हम इसको अब जान गए हैं कि ये यूजर एरिया से बूट करता है, हम इसको यहाँ राइट कर दिए, टिक कर दिए। टिक करने के बाद हम यहाँ से इसको राइट कॉन्फ़िगरेशन कर, ये डन हो गया। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा डायलॉग वापस चेंज हो गया, 0x38 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, यूजर एरिया इज इनेबल फॉर बूट, कमांड अब परफेक्ट है। कॉलकॉम कहाँ से बूट करेगा, तो यूजर एरिया से बूट करेगा। तो हम लोग यहाँ से अगर मान चलिए एमटीए करना रहेगा तो बूट 1 हम लोग जानते हैं, और कॉलकॉम रहेगा तो यूजर एरिया इनेबल बूट फॉर बूट हम लोग जानते हैं। यहाँ हम लोग 2 तरीका से इसका बूट को सही कर सकते हैं, ये जो बूट अप था यहाँ से या तो यहाँ से हम लोग सही कर सकते हैं। ये चीज हमारा बूट सेक्टर का इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये भी आपका 0-0 हो गया है और मोबाइल में आपका बूट फाइल है, मानते हैं कि हमारा बूट 1 में भी फाइल है और यूजर एरिया में फाइल है, हमारा चिपसेट एमटीके या तो फिर कॉलकॉम है, तो अब हमारा मोबाइल बूट नहीं कर रहा है तो इसका हम लोग पाथ दे देंगे, इसको हम लोग बता देंगे, यहाँ से बता देंगे कि आपको इस एरिया में जाना है और वहां से फाइल खोजना है। तो 0-0 रहेगा तो डिवाइस नॉट बूट इनेबल हो जाएगा, यहाँ देखिए डिवाइस नॉट बूट इनेबल, तो हमारा फाइल वो ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि उसको कमांड ही नहीं मिल रहा। अब हम लोग कमांड को इसको सेट कर देंगे तो मोबाइल हमारा चालू हो जाएगा।
बहुत समय हमारा फॉर्मेट में एक बात जो है मोबाइल डेड हो जाता है, ये बात सही है। तो हम लोग वहां से भी रिकवर कर सकते हैं और यहाँ से भी रिकवर कर सकते हैं। वहां से रिकवर करने के लिए आपको मोबाइल को फ्लैश करना होगा, ठीक है। और यहाँ से भी रिकवर करने के लिए आपका बूट पार्टीशन एक बार हम लोग ठीक करके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हमको फ्लैश करना। तो हम लोग इसीलिए मना करते थे कि फॉर्मेट नहीं करना है क्वालकॉम के चिपसेट को, क्योंकि वो यूजर एरिया से बूट करता है। इसी वजह से हम लोग आप लोगों को यूएमटी और मिरेकल में मना कि हमको नहीं करना फॉर्मेट, या किसी भी डोंगल से हमको जहां तक हो सके हम लोग हार्ड रीसेट करेंगे मोबाइल को, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करेंगे। तो वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट के बारे में आप लोग कहना चाहिए कि सर ओप्पो और वीवो का तो होता ही नहीं है, ओप्पो रियलमी ये सब का तो होता ही नहीं है। तो ठीक है, उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, वो जगह दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग मिरेकल में एमटीके का हम लोगों ने देखा कि एमटीके का डायरेक्ट वो पासवर्ड रीसेट करता है, फॉर्मेट नहीं करता है, पासवर्ड रीसेट कर देता है, ठीक है, डेटा भी कुछ बच जाता है उसमें। तो अब हम लोग यहाँ पर, ये था हमारा बूट एरिया, यूजर एरिया 1 फॉर इनेबल फॉर बूट किस काम आता है, ये डायलॉग का मतलब क्या है, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब हम आज यहाँ पर क्लास को ब्रेक कर रहे हैं। अब आप लोगों का रैंडम कुछ सवाल ले लेते हैं, ताकि किसी को समझ में आया या ना आया। और काइंडली आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ टॉपिक रिलेटेड ही सवाल कीजिएगा। अक्षय बिसोई। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरा सवाल है, अगर इस चीज में अगर सीपीयू खराब होगा तो क्या करना पड़ेगा? सीपीयू खराब रहेगा तो सर आपको तो सीपीयू चेंज करना होगा। तो सीपीयू का सीआईडी ये सब मैच कैसे करेगा? कोई जरूरत नहीं है सीपीयू में सीआईडी मैच कराना, जरूरत नहीं। जब सीपीयू चेंज होता है ना तो ओनली वन टाइम फ्लैश होता है, ठीक है। और सीपीयू के लिए भी आपको कंपेटिबिलिटी चाहिए होता है, तो पता होगा सीपीयू का नंबर मैच होना होगा। या तो सीपीयू हम लोग जनरली जो है ब्लैंक लगाते हैं, ब्लैंक सीपीयू लगाते हैं। ब्लैंक सीपीयू लगाने के बाद ओनली वन टाइम हमको फ्लैश करना रहता है। और बाकी हमारा जो IMEI वगैरह का जो सारा फाइल है वो कहाँ रहता है, तो हमारे EMMC में रहता है। सारा फाइल यहाँ पड़ा हुआ रहता है, सिर्फ एक बार फ्लैश करना होगा EMMC टू सीपीयू का कोलाबोरेशन होने के लिए, ठीक है। तो ईएमएमसी जितना सब पार्टीशन फाइल रहता है सब ईएमएमसी रहता कोई है। दिक्कत, हाँ सारा कुछ इसमें सिर्फ ऑथेंटिकेशन जो है हमारे सीपीयू में रहता तो सीपीयू का काम क्या है फिर? है। सीपीयू का काम पूरा प्रोग्रामिंग काम तो उसी का है। अरे भैया फाइल कहीं रखिएगा, तिजोरी में पैसा रखिएगा तब ना निकालिएगा। तो उसका काम तो सारा मैनेजमेंट का काम तो उसी का है। तो वो अगर सारे मैं चीजों कमांड दे रहा है वो। हाँ तो अगर मैं एक नया एक मेरा MI5 है, तो उसका सीपीयू खराब हो गया है, तो अभी मैं नया सीपीयू लूंगा तो वो इसमें काम करेगा? नया सीपीयू लगा करके अच्छे से एक बार खाली फ्लैश मार दीजिएगा, EMMC को छूने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार ठीक है सर। सिर्फ एक बार फ्लैश मार। सोनू कुमार जी। सोनू कुमार अनम्यूट हो जाइए। धर्मवीर जी। धर्मवीर। हेलो हाँ सर। सोनू कुमार एक मिनट रुकिएगा आप। सोनू सर, कुमार आप एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। सर धर्मवीर जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है, एक ना रेडमी का नोट 5 प्रो है, तो हम्म। वो रिकवरी मोड में नहीं जा रहा, खाली फास्ट बूट मोड में जा रहा है, रिकवरी मोड में नहीं जा रहा है, मगर लोगो पे अटक रहा है। वो इसका EMMC का होगा या फ्लैश करके देखिए होगा? आप एक बार उसको फ्लैश कर लिया, और उसको फ्लैश करने से पहले अगर वो डायरेक्ट ऑन करते हैं रिकवरी पे जा रहा है क्या? नहीं, रिकवरी पे नहीं जाता, मतलब ऑन करो ना लोगो पे अटक रहा है, तो एक बार फास्ट फ्लैश करके देखिए, एक बार फ्लैश कीजिए। माइनस और पावर दाबो तो फास्ट फूड पे चला जा रहा है, मगर प्लस दाबते हैं रिकवरी में नहीं जाता। नहीं उसको एक बार फ्लैश कर दूँ। अच्छा, फ्लैश करके होगा। तो सर एक क्वेश्चन और था, एक था VCC और VCCQ आपने बताया ना, जो VCC वोल्टेज है वो अप होना चाहिए और VCCQ डाउन होना चाहिए। मान लीजिए हमने वो उल्टा कर दिया, VCC जो है वो डाउन रखा, दूसरा अप कर दिया, मैंने बताया था कि चांसेस बनता है डेड होने का। नहीं EMMC बर्न हो जाएगी क्या? बर्न नहीं होगी, इंटरनली शॉर्ट हो जाए। अच्छा, इंटरनली शॉर्ट। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। सदीकुल इस्लाम। हाँ सर जी, मेरा दो क्वेश्चन था कि अभी का जो मोबाइल अपडेट वाला मोबाइल है
सभी में मान लीजिए कि 10, 11, 9, इसमें ये काम तो कर सकता हूँ ना पूरा? हाँ हाँ, काम कर सकते। ओके, और जिसमें एक ईएमएमसी लगा रहेगा सारा काम। ओके ओके सर, और एक सवाल था मेरा, और ये सवाल चैट में बहुत सारे के देखा मैंने, आरपीएमबी के बारे में। थोड़ा अगर उसके ऊपर अगर थोड़ा सा टाइम है अभी, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे तो अच्छा होगा सर। अभी थोड़ा देखिए बड़ा अभी आरपीएमबी के बारे में बाकी है। आरपीएमबी के बारे में वापस से बता देते हैं। चलिए, ये आरपीएमबी है, इसका पूरा नाम है रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, ये आपका ईएमएमसी का इंटरनल एरिया काउंटर रहता है। ठीक है, ये आपका इंटरनल एरिया में फाइल का जो प्रोसेसिंग है वो किस स्पीड में होगा, और इसका सीपीयू से कोलैबोरेशन भी रहता है। ठीक है, और ये अगर आरपीएमबी क्लीन हो गया, या आरपीएमबी अगर क्लीन नहीं है तो क्या होगा, और ये आरपीएमबी क्लीन है तो क्या होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार फिर से ट्राई करता हूँ एक इमेज दिखाने का। मैं ट्राई कर रहा हूँ एक आरपीएमबी का काउंटर वाला फोटो दिख, ये भी क्लीन है। यहाँ देखिए ऑथेंटिकेशन की नॉट प्रोग्राम 8 लिखा हुआ। मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर वो इमेज मिल गया तो मैं जरूर आप लोगों को दिखा दूंगा। प्रोविजन, चलिए मिला है इमेज। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ आरपीएमबी जो है इसका 16 MB का आरपीएमबी है। ठीक है, और बूट 1 साइज 4 MB है, और बूट 2 साइज 4 MB है। आरपीएमबी मगर 16 MB का। तो अब यहाँ पे इसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, प्रोविजन लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर प्रोविजन के जगह पे अगर आपका काउंटर रहे और यहाँ कुछ डिजिट लिखा हो रहा है, काउंटर लिख करके अगर कुछ डिजिट भी लिखा रहा है, तो इसका मतलब ये क्लीन नहीं है, आरपीएमबी क्लीन नहीं है। आरपीएमबी क्लीन होने से क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। मैंने पहले ही बताया था, अभी दोबारा से बता देता हूँ कि आरपीएमबी क्लीन होने से होता क्या है। आरपीएमबी क्लीन होने से आप इस ईएमएमसी को किसी भी मोबाइल में जिसका कि VGA 221 है, जो कि ये ईएमएमसी है VGA 221, अगर इस साइज का ईएमएमसी VGA 221 का इस टाइप का ईएमएमसी अगर आपको किसी मोबाइल में मिल रहा है, जिसका कि इंटरनल स्टोरेज 8 GB और 1 GB है, हमने यहाँ पर देखा तो उसका रैम का साइज क्या है, डिटेल्स में हमने देख लिया। उसका रैम का साइज 1 GB था। देखिए यहाँ पे रैम साइज 1 GB और रोम साइज था 8 GB। ठीक है, रोम डेंसिटी 8 GB। तो यहाँ अगर ये साइज हमको मिल जाए और इसका आरपीएम भी क्लीन है, तो हमको अब ये नंबर मैच करने का जरूरत नहीं है, अगर आरपीएम भी क्लीन है तो। अगर आरपीएम भी में काउंटर लगा हुआ है या प्रोविजन लिखा हुआ है, तब हमको क्या करना होगा, तो कॉम्पेटिबिलिटी फुल चेक करना होगा। अब इस ईएमएमसी का कॉम्पेटिबिलिटी हमको चेक करना होगा यहाँ से। अब इन सब मोबाइल से हमको निकाल के लगाना होगा। आरपीएमबी का मतलब ये हुआ वो यूनिवर्सल बन गया अपने साइज के ईएमएमसी के लिए। ठीक है, किसी भी मोबाइल से खोल के किसी में भी ठोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आरपीएमबी क्लीन का फायदा। तो ईएमएमसी अभी के डेट में बहुत कम अवेबिलिटी है, जैसे कि उतना ज्यादा अवेबिलिटी भी नहीं है। तो हम लोग अगर उसका आरपीएम मान के चलिए, मदरबोर्ड का अवेबिलिटी तो हमारे पास बहुत है, मदरबोर्ड तो हमें बहुत मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन होंगे उनके पास 500 1000 पीस मदरबोर्ड पड़े होंगे, तो वो लोग उस मदरबोर्ड से ईएमएमसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनका आरपीएम भी उसमें क्लीन है तो ठोक सकते हैं किसी भी ईएमएमसी में, किसी भी सीपीयू में जिसका कि VGA सेम होगा और साइज सेम होगा। और अगर उसका आरपीएम भी क्लीन नहीं है तो हमको ये मैच करना होगा, ये नंबर मैच करना होगा, तब हम लोग ठोक सकते हैं। ठीक है, यही है आरपीएम भी का। और ये कहाँ क्लीन होता है, तो हमारे EG टैग बॉक्स में आरपीएम भी क्लीन का कुछ ईएमएमसी का ऑप्शन दिया है, कुछ का नहीं दिया है, वो EG टैग क्लास में बता दिया जाएगा। या तो फिर मेडुसा प्रो बॉक्स जिसका कि 38,000 रुपया दाम है, उस बॉक्स से हम लोग किसी भी ईएमएमसी का आरपीएम भी क्लीन कर सकते हैं।
अब अगर दोबारा से अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को वापस से एक बार देख लीजिएगा। सोनू कुमार जी बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है। हाँ सर, मेरे पास एक लाइफ का LYF का LS 5015 मोबाइल है सर। तो सर वो कस्टमर बोल रहा है, मैं यूज कर रहा था और काफी टाइम से हैंग चल रहा था, तो वो स्विच ऑफ हो गया सर। मैंने उसे ये फाइल डाउनलोड करके फ्लैश भी किया, तो वो ऑन करने पे पहला लोगो आता है एंड्रॉइड लिख के और ब्लू डिस्प्ले होके और कभी तिरमिरे से होके बंद हो जाता है। तो सर क्या प्रॉब्लम होगी सर? तो आप उसका फ्लैश किया, फ्लैश सक्सेस आया ना? जी फ्लैश पास हो गया था सर, सक्सेस हो गया था। सक्सेस हो गया था। तो एक बार जो है ना उसको आप जी उसका ISP तो आपको नहीं मिलेगा। तो जी हम कहना चाहेंगे, ये देखिए ये बेतुका टाइप का लगेगा आपको सुनने में, मगर जी हम लोग से भी करते हैं। जी एक बार CPU और eMMC के ऊपर हल्का सा जो फोम वाला पैड आता है ना, जी डबल लेयर का फोम पैड, एक बार जी लगा के उसको टाइट करके देखिए कि वो जी प्रॉपरली ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसके जी सर। बावजूद भी अगर वो ऑन नहीं हो रहा है ना, तो एक बार eMMC को निकाल के चेक कीजिए। जी सर। समझ गए जी कि जी कुछ कनेक्शन की वजह से भी मोबाइल चालू नहीं होता है कभी। जी सर, ऐसा भी हो सकता है सर उसके AMM से लाइफ कंज्यूम पूरी होगी हाँ हाँ ऑलरेडी हाँ हाँ, 4-5 हो साल। सकता है, हो जी सकता है। 4-5 साल पहला पुराना फोन है सर। हाँ तो हो सकता है। तो कितना जीबी का जी उसका इंटरनल मेमोरी था, कुछ आइडिया? जी 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 इंटरनल रैम रोम 3 GB 16 GB सर। हाँ तब हो सकता है, तब जी हो सकता ओके है। सर, थैंक यू। हाँ सलीम जी। हाँ सर। हाँ हाँ सर, वो एक मोबाइल, वो एक eMMC चिपसेट को तुम गूगल करो ना। किसको गूगल करें? eMMC को? हाँ eMMC को बोलिए, नंबर बोलिए। वो eMMC चिप को बता दो ना। मैं समझ नहीं पाया आप क्या जानना चाहते हैं। इस नंबर को गूगल करूं? क्या गूगल करूं आप बताइए कुछ, तब ना गूगल करूंगा। सलीम जी। उसमें हाँ हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ वो eMMC के ऊपर एक नंबर, सीरियल नंबर लिख के रहता ना। तो वही तो मैंने बताया, इसको गूगल क्या करना है, यही नंबर तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था। यही नंबर तो यहाँ पे आपको इसमें सर्च कर रहा था ना, देखिए यही नंबर तो है वो, आप मैच कर लो। गूगल क्यों करना ओके। है? मेरे पास ऐप्स है, तो यहाँ ऐप्स पड़ा हुआ है, तो ऐप्स में मैंने गूगल ऐप्स पे नहीं सर्च नहीं, किया। मैं वो क्यों वो पूछ रहा, तो एक दुकान में जाके वो डेड सेल में करके उठा सकते हैं ना, वो फोन के वो ऊपर रहने के सीरियल देख के मैच करके उठा सकते नहीं हैं, उसके लिए। ये सीरियल मैच करके देखिए, ये मान के चलिए मैंने, मेरा मोबाइल का eMMC ये है, मैं मानता हूँ मेरे ओके। मोबाइल का eMMC का नंबर ये है। अब इसका हाँ eMMC मुझे नहीं मिल रहा है, और इस मोबाइल को ओके। चालू करके देना है। हाँ 90% कंज्यूम है, या तो फिर उसका डैमेज हो चुका है, कुछ भी हो कंडीशन उसका वो नहीं। तो हमने इसमें सर्च किया, सर्च करने के ओके बाद हमको क्या मिला, देखिए इतना सारा मॉडल है, इस मोबाइल से हम खोल के लगा सकते हैं। ओके ओके। और उसके अलावा जब मार्केट से बाय करेंगे ना, या दूसरे मोबाइल का मदरबोर्ड से भी चेक करेंगे ना, तो ये सब नंबर अगर मैच कर गया ना, तो भी हम ओके निकाल के लगा सकते हैं। ओके, वो निकाल के ओनली रीड करके वो फाइंड कर सकते। बताएंगे, वो प्रोग्रामिंग बताए, निकालने के प्रोग्रामिंग। पहले, हाँ निकालने के पहले वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। निकालने के पहले कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा? निकालने के पहले आप ISP से कर सकते हैं आइडेंटिफाई। वो पूछ रहा नहीं सर, वो दूसरा मोबाइल, ये मॉडल है नहीं, मोबाइल आइडेंटिफाई करके, मोबाइल का आइडेंटिफाई कर देखिए सकते मैं हैं। आपको सिंपली बताना चाह रहा हूँ, आप जो eMMC का नंबर के बारे में पूछना चाहते हैं, इसका सिंपल तरीका यही है, यहाँ से हम नंबर कॉपी करते हैं, यहाँ डालते हैं, डालने के बाद ओके जो कॉम्पेटिबिलिटी मिलता है, कॉम्पेटिबिलिटी में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा मोबाइल में रखा हुआ है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। या तो मार्केट हाँ से बाय करेंगे तो यहाँ से इस नंबर को मैच करके हम लोग बाय कर सकते हैं। अगर ये नंबर ओके मैच हो गया तो बाय कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे का मोबाइल में अगर डैमेज बोर्ड में पड़ा हुआ है ये नंबर का eMMC, तो हम उसको निकाल के काम कर सकते हैं। और उसके ओके। अलावा अगर हमारा मोबाइल का किसी eMMC का 8 GB 1 GB का ये हाँ काउंट RPM भी क्लीन है, तो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमको ये सब नंबर का जरूरत नहीं है।
ओके 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 सर। वो म्यूट हो एक जाइए, बाकी मोबाइल, का भी सवाल ले लूं मैं, थोड़ा सा बाकी लोगों का सवाल ले लूं। म्यूट हो जाइए। रौनक दिवाकर जी, रौनक दिवाकर, सुनील कुमार जी, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर जी अभी जो बताए हैं थोड़ी देर पहले CID और ये हमको नहीं समझ में आया। आप पहले UEFI चलाए हैं? नहीं, पहली बार हम आज ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को अपने पास रख लीजिएगा, वीडियो तो आपको मिलेगा ही, वीडियो को रख लीजिएगा। जी। UEFI जब इस्तेमाल कीजिएगा, जब UMC का काम कीजिएगा, तो आपको उस समय पूरा समझ में आएगा। और फिर भी हम आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए बता देते हैं, ये CID जो है, हमने उस समय एक बात आपको बताया था, जब हम लोग मोबाइल का पावर की दबाते हैं ना, जी। तो पहले जाके वो CID को पूछता है, ये पहला पिन पॉइंट हो। जैसे हम लोग घर में ढुकते हैं ना, तो पहले ताला खोलते हैं मेन गेट का, उसके बाद सेकेंड गेट का एंट्री, उसके बाद घर में एंट्री। तो यहाँ पे यही हुआ, पहला फाइल जो CID है, अगर ये मैच नहीं करेगा तो मोबाइल ऑन नहीं होगा। ये इसका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है UMC का, जो कि सर उसमें रहना मान चाहिए। लीजिए सर कि कोई फोन डेड हो गया तो उसका हम EMC निकाल लिए, अब उसको किस तरह से चेक करके हर चीज वही तो हम बता रहे हैं, क्लीन वो करते हैं। चेकिंग तो बता रहे हैं आपको, चेकिंग ही बता रहे हैं। क्लास इतना आगे नहीं बढ़ा है, पूरा खत्म होने में अभी जो है ना, कल का दिन लग जाएगा। ठीक है, ये तो अभी यहाँ खत्म चेकिंग ही नहीं हो किया रहा है। है। चेकिंग हम लॉग रीडिंग बता रहे हैं, लॉग रीडिंग। लॉग रीडिंग अच्छा, में इस वो क्या क्या मिलता मोबाइल है, ये चिप्स EMC का इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल दें। इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या चेंजेस कब कब करना पड़ता है वो भी हम बताते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया, और यहाँ पे कब चेंज करते हैं वो भी बताया हमने। ठीक है, ऑथेंटिकेशन क्लीन रहने से क्या होगा वो भी बताया, काउंटर लगा रहेगा, प्रोविजन लगा रहेगा तो क्या होगा ये भी बताया मैंने। ठीक है, ठीक है। और वीडियो इसमें जो दोबारा बाद से में ध्यान से राइट देखिएगा। होता है। हाँ बोलिए। हेलो। जी सर। हाँ तब बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोले हैं कि इतना तो इन्फॉर्मेशन हम लोग अभी चेक कर रहे हैं, उसके बाद में अब आगे का प्रोसेस अभी चलेगा। अभी बहुत बाकी है, रीड राइट सब कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, टेंशन मत लीजिए, क्लास को एंटरटेन कीजिए। प्यारेलाल जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। सर ये जो क्लॉक स्पीड वाला है, ये जो बताएं कि लेटेस्ट वाला में थोड़ा हाई रहेगा, ये वाला जरा बता दीजिए एक बार। क्लॉक स्पीड जो है ना, हम लोग जनरली ऑटो पे ही करते हैं, मगर क्या है कि कभी कभी हमारे पास टाइम की कमी है, हम चाहते हैं कि जल्दी से फ्लैश हो जाए, जल्दी से रीड हो जाए या जल्दी से राइट हो जाए, तो हम लोग क्लॉक स्पीड के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो क्लॉक स्पीड के साथ छेड़छाड़ करने का नियम ये है कि अगर मान के चलिए कि आपका जितना भी मैक्सिमम स्पीड है आपका UMC का, ये 24 मेगाहर्ट्ज पे डिटेक्ट कर जाता है। मगर कुछ 24 मेगाहर्ट्ज पे क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ जाता है रीडिंग राइटिंग का। मगर कुछ MMC जो नए मॉडल में निकले हुए हैं, जिसका कि 128 GB का है, कुछ 64 GB का है, तो वो हम 48 मेगाहर्ट्ज पे भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 48 मेगाहर्ट्ज पे रीड कर सकते हैं, उसका स्पीड ज्यादा होता है। जैसे कि हम बता रहे, आपका USB का पोर्ट अभी तक हम लोग दो तरह का जानते हैं, 2.0 एक 3.0। तो 2.0 पे हम लोग जब रीड राइट करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं, तो स्पीड हम जानते हैं कितना कम रहता है। और वही 3.0 में अगर हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं तो कितना स्पीड रहता है। मगर देखिए 3.0 में 100 Mbps का स्पीड हो सकता है, मगर कब, जब आपके हार्ड डिस्क का भी स्पीड हो वो 3.0 का। अगर हार्ड डिस्क आपका पुराना वर्जन का है और आप उसको 3.0 का स्पीड दे रहे हैं, हाई स्पीड दे रहे हैं, तो वो नहीं डेटा ट्रांसफर करेगा। वो स्पीड को दोनों चीज का मान के चलिए 48 मेगाहर्ट्ज जिसको दे दें, मगर इस MMC का स्पीड ही नहीं है, वो लो स्पीड पे काम करता है, तो वो स्पीड वो नहीं देगा, वो अपने मैक्सिमम स्पीड पे जाके रुक जाएगा, जो उसका स्पीड डिफाइंड है। जैसे 24 में है या 16 में है, वहां पे जाके वो स्टक कर जाएगा। तो यहाँ मैक्सिमम हम लोग नहीं देते हैं, हमारा एवरेज एक कैलकुलेशन, एवरेज में जो जितना भी MMC लगभग आता है, ये 24 मेगाहर्ट्ज पे मैक्सिमम स्पीड दे देता है। अदरवाइज हम लोग ऑटो में भी करेंगे तो अपने एक मैनुअल स्पीड को
अपना जैसे कि हम लोग आईडीएम से डाउनलोड करते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है, नॉर्मल डाउनलोड करते हैं स्पीड घट जाता है। तो ये क्या करेगा, ऑटो जो है ना एक एवरेज स्पीड को डिफाइन कर देगा, उस एवरेज स्पीड में ही आपका रीड राइट होगा। और आपको स्पीड बढ़ाना है तो आप 24 मेगाहर्ट्ज और नया मोबाइल है 64 GB वगैरह का तो 48 मेगाहर्ट्ज पे भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका रीडिंग और राइटिंग का स्पीड जब हम लोग रीड राइट करके देखेंगे, हम लोग बताएंगे, स्पीड घटेगा बढ़ेगा। ठीक, वो रीड राइट स्पीड को आपको घटाता बढ़ा। नीरज गुप्ता जी। सर हाँ बोलिए। सर बहुत अच्छी क्लास ले रहे हैं सर आप। थैंक यू सर। मैं बस वो सीआईडी पूछना चाहता था पर आपने क्लियर कर दिया, बता दिया कि वो बाद में क्लियर होगा जब, तो अभी तो हमने इन्फॉर्मेशन लोग सीआईडी हमारा, हम सीआईडी को समझ गया सर, समझ गया मैं सर। हाँ बाद में कंफर्म हुआ तो कोई नहीं सर, वो मैं समझ गया बात में आपकी। पहले मैं सोच रहा पूछूंगा कुछ उसके बारे में, वो बाद में होगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सर आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल हम आमीन जी आपका लेते हैं। अमीन जी आपका आवाज साफ नहीं आ रहा। आपका आवाज साफ नहीं आ रहा है अमीन जी, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। आवाज साफ नहीं आ रहा अमीन जी, आपके एंड से नेटवर्क इशू है। अंशु जी। हेलो। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते सर, ये जो आरपीएम भी है और सर ईएमएमसी चेंज करने पर उसका साइज वही रहेगा या चेंज करना पड़ेगा? आरपीएमबी का साइज अभी हम बताए नहीं है चेंज करने के बारे में। अच्छा। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, यहाँ पे है। तो जब हम लोग ईएमएमसी का जो काम करेंगे ना, तो क्या क्या हमको चेंजेस करना पड़ता है हम लोग सारा कुछ देखेंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो दोस्तों आप लोग एक काम कीजिए, सपोर्ट क्लास में चले जाइए। सपोर्ट क्लास का लिंक आप लोगों ग्रुप में चला गया होगा। 15 मिनट रिलैक्स हो जाइए आप लोग भी। 1-1:15 से आप लोग का सपोर्ट क्लास चालू हो जाएगा। और जिनका जो भी सवाल रह गया होगा वो अपने सपोर्ट क्लास में जाकर थोड़ा सा काइंडली पूछ ले। और मेरा टाइम थोड़ा सा दूसरे क्लास का हो गया है, तो मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, किसी वजह से मेरे तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्लास एंड कर रहा हूँ। आप लोग चले जाइए सपोर्ट क्लास में। बाय, हैव अ नाइस डे।